So let's start. लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा CS2 का, जस्ट इन केस इफ यू मिस द क्लास। एक पेपर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और एक बेसिक आइडिया का शुरुआत करी कि हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को जब समझते हैं तो दोनों में सोच में हमें क्या डिफरेंस लेके चलना है कि हाउ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। वी मेड फ्यू पॉइंटर्स जस्ट इन केस आपने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी तो आप शेयर द वीडियो इन द ग्रुप, यू कैन रेफर दैट वीडियो एट योर ओन पेस। ऐसा कोई बहुत आज की क्लास में मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई विल बी स्टार्टिंग CS2 विद टू चैप्टर्स कंबाइंड। एक है आपका चैप्टर नंबर 15 which is loss distribution, but that will come in the third class of reinsurance। आज और कल की क्लास में जो मेजरली मेरा इंट्रोडक्शन जो पार्ट कवर करने का रहेगा दैट इज चैप्टर 18 reinsurance। बट व्हेन आई विल से थर्ड क्लास के बाद कि reinsurance खत्म हो गया है, देन आई विल मीन चैप्टर 15 लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया होगा उस टाइम पे आपका, और चैप्टर 18 reinsurance भी आपका खत्म हो चुका होगा। मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपसे, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? पहले हम इंश्योरेंस समझ लेते हैं। अगर हमें इंश्योरेंस समझ में आ गया तो री इंश्योरेंस को समझना थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेजिंग इंश्योरेंस? एनीवन? To minimize the risk, basically, to minimize the risk from uncertainties. हम कह रहे हैं मिनिमाइजिंग द रिस्क। अब मुझे बताना इंश्योरेंस खरीदने से रिस्क कैसे मिनिमाइज होता है। सो सपोज मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, मैंने उस इंश्योरेंस खरीदा। मेरा इंश्योरेंस खरीदने का पर्पस क्या है? अगर मैंने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस खरीदा तो कि अगर गाड़ी में कोई डैमेज होती है तो मेरे को सारा तैरना करना पड़ेगा। इवेंट क्या है? जिस इवेंट के लिए इंश्योरेंस खरीदा दैट इवेंट इज एक्सीडेंट, करेक्ट? Yes. ये इवेंट अगर हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर विल बी सर्टेन फाइनेंशियल लॉस दैट आई हैव टू बियर माय सेल्फ। तो मैंने उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, और इंश्योरेंस में एक्चुअली मेन वर्ड है ना दैट इज कॉल्ड इंडेमनीफाइंग, दैट इज द प्रॉब्लम। उस रिस्क को खत्म करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, या उस रिस्क के फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, इन तीनों में से मैंने किस लिए इंश्योरेंस खरीदा है? तो रौनक ने बोला रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। नाउ रौनक ने आंसर ये करो, इंश्योरेंस खरीदने से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? पड़ता है कुछ? प्रोबेबिलिटी तो नहीं पड़ेगी सर, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ना, घटेगी एक्चुअली। तो मैंने रिस्क को मिनिमाइज नहीं करा एक्चुअली, बिकॉज़ देयर इज सर्टेन रिस्क। उस रिस्क से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को मैंने इंडेमनीफाई या कवर करने की कोशिश करी है। दैट इज व्हाई वी परचेज इंश्योरेंस एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, करेक्ट? तो इवेंट तो जो होना है वो होना है, और उस इवेंट के होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई वो इंश्योरेंस प्लेस की। हमने देखो दो चीजें आपको बहुत जरूरी है समझनी। इंश्योरेंस किस किस सिनेरियो में हो सकता है? उस इवेंट के होने की देयर शुड बी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी। जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस खरीदा, इफ दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्या आपको लगता है कि वो केस इंश्योरेंस, उस केस में इंश्योरेंस मिल सकता है मुझे? कुछ लोग तो वर्किंग भी होंगे आप लोगों से भी, बताओ भाई मैं किन इवेंट्स का इंश्योरेंस हो सकता है? पहला, वो इवेंट के होने की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो एंड उससे मेरा जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है दिस इज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस, करेक्ट? अब जैसे कि हो सकता है ना कोई पेन है आपके पास, या कोई ऐसा गिफ्ट है जिसकी शायद वैसे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल वैल्यू तो नहीं है, बट दैट इज वेरी क्लोज टू यू। वो आपके दिल के क्लोज हो सकता है, वो एक कारण हो सकता है। अब उस पेन की कीमत शायद 10 ही रुपए है मार्केट में, पर वो किसी स्पेशल पर्सन ने आपको दिया, या कुछ भी उसमें से स्पेशल अटैचमेंट है आपकी, इमोशनल अटैचमेंट। आप क्या उसके लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हो जाके कि वो पेन खो गया तो? क्या लगता है? पहले बात, पेन के खोने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ही कम लोग होंगे आप में से आज इस पेन से CS2 लिखना स्टार्ट कर रहे होंगे पहली क्लास में, और लास्ट में वही पेन यूज कर रहे हो। यस और नो, है ना? देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लूज योर पेन। अब वो पेन का मेरे लिए तो सिग्निफिकेंस पता ही हो सकता है, बट क्या वो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस की कैटेगरी में आता है? नहीं आता। तो ऐसा बोलना कि इंश्योरेंस मेरे रिस्क को मिनिमाइज करता है, वैसे मैं आपकी भावना समझ के आप बात कर रहे हो, बट वो आपके रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर रहा है। वो आपके जो उस इवेंट जिसके लिए आपने इंश्योरेंस खरीदा है उसके होने वाले फाइनेंशियल लॉस के लिए कवर का काम कर रहा है, कि उस फाइनेंशियल लॉस को कवर कर दिया जाएगा। ना तो मैं उस इवेंट को मिनिमाइज कर सकता, होने की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज कर सकता हूं, ना मैक्सिमाइज कर सकता हूं। रौनक, क्लियर? शायद आप मीन यही करना चाह रहे हो, पर आपने वर्ड गलत यूज कर लिया। यही बात है क्या? चलो
समझते हैं। सो आपको पिक्चर समझनी ध्यान से। देयर इज अ पॉलिसी होल्डर। सबसे पहले कौन है आपका पॉलिसी होल्डर? पॉलिसी होल्डर कैन फेस सर्टेन फाइनेंशियल लॉसेस, उसको एक रिस्क है, एंड दैट इज व्हाई पॉलिसी होल्डर अप्रोचेस अ पर्सन और अ कंपनी जिसको हम बोल रहे हैं इंश्योरर या फिर डायरेक्ट राइटर, बात एक ही है, ठीक है ना? आप इंश्योरर बोलो या डायरेक्ट राइटर बोलो, बात एक ही है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट? कहां से करेगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में? अरे तो सीज2 में आगे इतना बेसिक आइडिया दे सकते हो, करो ट्राई। व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी पॉलिसी होल्डर से? प्रीमियम एक अमाउंट एक्सपेक्ट करेगी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिसी होल्डर डायरेक्ट राइटर को एक प्रीमियम पे करेगा। क्यों कर रहा है वो प्रीमियम पे? उस इवेंट जिसका उसको रिस्क है, अगर वो इवेंट अकर हो गया, उस इवेंट से जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उस फाइनेंशियल लॉस की कवरेज के लिए अगर वो इवेंट अकर हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? पॉलिसी होल्डर को पैसा पे कर देगी, ठीक है? इस पूरे पिक्चर में कौन सिक्योर हो गया और किसको बिजनेस मिल गया? सिक्योरिटी किसको मिल गई? पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को। इंश्योरेंस कंपनी को एक बिजनेस मिल गया, उसने बिजनेस देखा, उसने पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम करेगा। अब इसके पास ऐसे पॉलिसी होल्डर्स का काउंट बहुत ज्यादा है और ऐसे बहुत सारे तरह के रिस्क हैं। तो जब इंश्योरेंस कंपनी फर्दर एक कंपनी को अप्रोच करती है, जिसको हम बोल रहे हैं री इंश्योरर, यहाँ पे कि वो अपने रिस्क को क्या करना चाहती है? डाइवर्सिफाई करना चाहती है कि देयर माइट बी सर्टेन क्लासेस ऑफ बिजनेस जहां पे शायद रिस्क बहुत ज्यादा है या फिर इनकी एक्सपर्टीज बहुत कम है, इनको लगता है कि ये सफिशिएंट अमाउंट में पे नहीं कर पाएंगे या इनकी कैपेबिलिटी में नहीं है, तो इन्होंने फर्दर एक कंपनी को अप्रोच करा। ये क्या पे करेंगे इसको? अप्रोच से। अब ये कौन बन गया उसके लिए? बस इंडिविजुअल पॉलिसी ना खरीद के ग्रुप ऑफ बिजनेस के लिए जाएंगे, वो अलग बात है, पर इनको भी क्या पे करना पड़ेगा री इंश्योरर को? मतलब प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो प्रीमियम आएगा कहां से? जो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम इकट्ठा करा गया होगा, क्या उसी का कुछ पार्ट किसको पकड़ा दिया जाएगा? री इंश्योरर को। ताकि जब क्लेम देने का नंबर आए तो कुछ पार्ट ऑफ क्लेम कौन दे देगा? री इंश्योरर देगा। अब आप कौन है पूरी पिक्चर में? आप कौन है? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर करा था, आपको बताएगा आप कौन है? इंश्योरर। आप इंश्योरर। आपको समझना है आप कौन है? आप इंश्योरर है। आपको इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सबको समझना है। ना आप पॉलिसी होल्डर है, ना ही आप कौन है? री इंश्योरर। आप इन दोनों में से कोई नहीं है। तो आप वो बीच का आदमी जिसको दोनों को संभालना है अल्टीमेटली। पॉलिसी होल्डर को क्या कभी पता होगा कि कौन री इंश्योरर है उस पॉलिसी के लिए, या है भी या नहीं? डू यू रियली थिंक रियल लाइफ में ऐसा होता होगा? पॉलिसी होल्डर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में गया? उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? इंश्योरर के साथ। वो क्लेम किससे एक्सपेक्ट करता है? इंश्योरर से। क्या वो री इंश्योरर को अप्रोच कर सकता है कि भाई एक काम करो, तुम दे दो कुछ पैसा, ये तो दे नहीं रहा? ऐसा हो सकता है कभी? क्या नो। तो वी आर इनटू, अगर आप पॉलिसी होल्डर, तो आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरर, इंश्योरर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद री इंश्योरर। अब हम जो CS2 में हमें पढ़ाया जा रहा री इंश्योरेंस, वो है क्या? मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला रहा हूं बीच में आपको बताने के लिए कि री इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं। पहले CS2 का एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देते हैं। CS2 के अंदर एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करा गया। x वो क्लेम अमाउंट है जो पॉलिसी होल्डर को मिलना है। पहली बात, CS2 के अंदर प्रीमियम डिवीजन की बात नहीं करी गई। पहले जो पुराना करिकुलम हुआ करता था, प्रीमियम डिवीजन भी CT6 करके पेपर उसमें होता था। अभी प्रीमियम डिवीजन कैसे होगा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर करिकुलम। मुझे क्लेम का डिवीजन सीखना है। क्लेम डिवीजन सीखने का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर के पास कितना पैसा जाना है, x जाना है, उसका कुछ पोर्शन इंश्योरर पे करेगा, जिसको हम इस चैप्टर में बाय डिनोट करेंगे, और कुछ पोर्शन कौन पे करेगा? री इंश्योरर। सो वी हैव टू लर्न कि अगर कोई क्लेम अमाउंट x का आता है, उसमें से कितना पोर्शन इंश्योरर पे करेगा, कितना पोर्शन री इंश्योरर पे करेगा, अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स। दैट इज अवर गोल ऑफ दिस चैप्टर। क्या इंटेंट क्लियर है चैप्टर का? कोई डाउट किसी को? सो x को यहां पे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्लेम अमाउंट, या फिर सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो लिखे ना, दिस द क्लेम अमाउंट पेएबल टू पॉलिसी होल्डर। कि पॉलिसी होल्डर के पास जो अमाउंट जाना है उसको हम इस चैप्टर में रैंडम वेरिएबल x के साथ क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। y को हम लोग बोलते हैं नेट क्लेम अमाउंट, और नेट वर्ड का यहां पे मीनिंग क्या है?
नेट पेमेंट आफ्टर री इंश्योरेंस पेमेंट एडजस्टमेंट, कि री इंश्योरेंस ने कुछ पैसा दिया, उसके बाद जो मुझे पैसा देना पड़ रहा है, दैट इज बाय, या सिंपल भाषा में आप लिख लेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर। और तीसरा हो गया आपका जेड, दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ क्लेम पेड बाय री इंश्योरेंस कंपनी और री इंश्योरर। कोई डाउट किसी को? कैसा नहीं? तो चैप्टर का इंटेंट बहुत क्लियर है। एक्स के दो हिस्से बनने हैं, एक वाई बनेगा, एक जेड बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस अरेंजमेंट पढ़ेंगे, उसमें डिवीजन कैसे होना वो मैथमेटिक्स सिर्फ आपको CS2 के अंदर पढ़ाई जा रही है, बट मैं थोड़ा थ्योरी कवर करूंगा स्टार्टिंग में, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। CS2 का इंटेंट नहीं होता है वो, आपको समझना पड़ेगा बस री इंश्योरेंस क्यों खरीदा जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट आपकी बुक में दे रखे हैं, 2 स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट दे रखे हैं, उसके अलावा थोड़े बिजनेस आर्गुमेंट आपको दे दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बेटर हो जाए री इंश्योरेंस को समझने की। आप में से कोई वर्किंग है यहाँ पे? काफी लोग आए थे वर्किंग में, कुछ ऐड करना चाहे वो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं अभी मैं जो बताऊंगा उसके बाद। याद है किसी को कोई डाउट कैसा भी? सो इस चैप्टर के अंदर एक्स की मॉडलिंग नहीं हो रही है, एक्स के बारे में सब कुछ नोन है, क्लेम अमाउंट किस एक्सपीरियंस से आते हैं वो पता है, क्लेम अमाउंट का डिवीजन सीखना इज माय टास्क, वो भी इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट का। बेशक इसको लिख लेना नेट क्लेम अमाउंट जो आप लिखा, या फिर अमाउंट ऑफ क्लेम पेड बाय री इंश्योरर ऑन अ सिंगल क्लेम। हम यहां पर मल्टीपल क्लेम्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, सेम बाय क्लेम लिखना तो लिख लेना अमाउंट ऑफ क्लेम पेड बाय द इंश्योरर ऑन अ सिंगल क्लेम। मल्टीपल क्लेम्स हम रिस्क मॉडल में जाके पढ़ेंगे, वहां पे डिवीजन कैसे होगा वो भी हम पढ़ेंगे। किसी को इंट्रोडक्शन में कोई डाउट कैसा भी? यस नो? यस सर। डाउट है? हाँ जी, आपने री इंश्योरेंस के टाइम पे बोला था इंश्योरेंस कंपनी के पास सर्टेन एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स व्हाई दे गो टू री इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो देयर माइट बी सम हाई रिस्क पोर्टफोलियोज जिनका बिजनेस लिखने के लिए जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, जब आप बिजनेस लिखेंगे, बिजनेस लिखने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप हर एक पॉलिसी बेच सकते हैं, यू डोंट हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो उस बिजनेस के लिए चाहिए। सो यू आर इन रिस्क, यू वांट टू सेल दैट बिजनेस अल्टीमेटली, तो आपने किससे हेल्प ले ली वो बिजनेस लिखने के लिए? तो मतलब हम एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स। मैं बेचूंगा, पॉलिसी मेरे थ्रू सेल हो रही है, बट उस पॉलिसी से आने वाले रिस्क को मैंने क्या करा? कवर कर लिया यूजिंग क्या? एक री इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपर्टीज। तो री इंश्योरर एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी ही है, इट जस्ट वी आर वर्किंग एज अ पॉलिसी होल्डर फॉर द टाइम बीइंग। देयर आर ओनली फ्यू कंपनीज जो दोनों का काम करती हैं। देयर आर सर्टेन कंपनी हु ओनली एक्ट एज री इंश्योरेंस कंपनी ओनली इन द मार्केट। सो द ओनली पर्पस जिसलिए हम री इंश्योरेंस के पास जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट डील विद अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज, इसलिए हम री इंश्योरेंस के पास जा रहे हैं। दिस नॉट द ओनली केस, वही मैं समझाना, हमारी बुक तो बहुत छोटा छोटा बोलती है, इसलिए मैंने बोला मैं कुछ आपको बिजनेस केसेस भी दूंगा जो आपको समझने पड़ेंगे व्हाट कुड बी बिजनेस रिक्वायरमेंट। इससे एक एग्जांपल होता है, हमें अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी री इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो क्यों पड़ती है वो थोड़ी देर में एग्जांपल में आपको दूंगा। Although not एंड तो really required in CS2, but you should know. हाँ, मतलब आई डोंट नो आप आगे पढ़ाओगे, बट मेरे को था कि इसके जो मतलब जो पैसे भी आएंगे तो री इंश्योरेंस वही कमाएगा ना उससे फिर। बस सीधी बात है, इफ यू आर, एक सिंपल भाषा में पढ़िए, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड, यस और नो? Higher the risk I will bear, higher profit I will bear. So if I am transferring certain portion of my risk to someone, कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं लेकिन मैंने अपने रिस्क का सर्टेन पोर्शन ट्रांसफर कर दिया किसी के ऊपर, तो बदले में मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ तो मुझे हैम्पर, मतलब कुछ तो हैम्पर होगी या नहीं होगी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी? कुछ हिट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? डेफिनेटली लेना पड़ेगा। यस। सो मैं अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन ट्रांसफर अगर किसी को कर रहा हूं रिस्क का, तो उसके बदले मुझे प्रीमियम भी देना पड़ेगा। द ओनली थिंग इज मुझे ये देखना है कि जो प्रीमियम मैं इसको पे कर रहा हूं बदले में जो मैं क्लेम ले रहा हूं, ये रेशो कैसे काम करती है। अभी आपने CM2 का रिस्क थ्योरी पढ़ाई जाती है, पहले वो रिस्क थ्योरी यहीं चलता था, सीक्वेंस ऐसा होता था, पहले आप री इंश्योरेंस पढ़ते थे, फिर रिस्क मॉडलिंग पढ़ते थे, जो ये सिंगल क्लेम की मॉडलिंग पढ़ी, मल्टीपल क्लेम के लिए मॉडलिंग पढ़ी, एंड देन रिस्क असेसमेंट पढ़ा, प्रीमियम डिवीजन कैसे होगा। अभी वो 2 पेपर में डिवाइड हो गया, तो एक चीज छूट जाती है आपसे यहाँ पे कि व्हाट कुड बी द आइडियल प्रीमियम दैट वी शुड चार्ज, या जो उसको देना पड़ेगा, वो चीज आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाते, वो CM2 में जाके पढ़ते हो रिस्क थ्योरी के अंदर। सो फॉर द सिंप्लिसिटी हियर, प्रीमियम इज द अमाउंट जो कि हम उनको देंगे एज अ प्रॉफिट काइंड ऑफ। नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, भाई सीधी बात है, आप वो रिस्क कवरेज चाहते हो आप उससे, तो रिस्क कवरेज के लिए वो भी तो प्रीमियम चाहेगा। मैं अपने प्रॉफिट में से नहीं दे रहा हूं, ऐसे मत समझो कि मेरा प्रॉफिट में, नेचुरली मेरा प्रॉफिट तो डिक्लाइन हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। नहीं मतलब हमारा प्रॉफिट मैं बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप सिंपल प्रॉफिट इक्वेशन बनाते हैं, सिंपल भाषा में, अगर मेरे पास कोई री इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, मैं एक इंश्योरर हूं, व्हाट इज माय प्रॉफिट इक्वेशन?
सिंपल प्रीमियम में से रिजर्व हटा देंगे। सोर्स ऑफ इनकम इज प्रीमियम माइनस जो क्लेम अमाउंट मैं ही पे करूंगा माइनस माई एक्सपेंसेस। करेक्ट, सिंपल इक्वेशन ये बनती है। अगर कोई रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट नहीं है तो नाउ देयर इज अ रीइंश्योरेंस। अब क्या होगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में से प्रीमियम जो होगा ये नेट प्रीमियम रह जाएगा। पहली बात, व्हाई नेट प्रीमियम? क्योंकि अपने प्रीमियम में से कुछ प्रीमियम आपने इसके पास ट्रांसफर कर दिया है। क्लेम अमाउंट भी कौन सा रह जाएगा? नेट क्लेम अमाउंट। क्यों? क्योंकि आप पूरा क्लेम नहीं पे कर रहे हो, आपको कुछ पोर्शन के लिए क्या मिल जा रही है? हेल्प मिल जा रही है। तो आप क्लेम अमाउंट को किससे रिप्लेस कर दोगे? नेट क्लेम अमाउंट से। और एक्सपेंसेस जैसे हैं वैसे हैं। एंड देन यू कैन असेस बोथ द सिनेरियोस कि भाई जितना रिस्क ट्रांसफर करो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना असर पड़ रहा है। अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग सेम है तो रिस्क ट्रांसफर करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बहुत ज्यादा रिस्क ट्रांसफर कर दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरेगी नेचुरली। करेक्ट, तो वो असेसमेंट रूलिंग थ्योरी के अंदर जाके होता है, पूरा मॉडल बनाते हैं वहां पे। ओके सर, एक चीज और है, आई डोंट नो इससे सबके साथ हो रहा है क्या, बट बोर्ड क्लियर नहीं है, बहुत मतलब दिखाई नहीं दे रहा, जैसे नेट पीक होता है उस तरीके से। कोई और मुझे बताएगा भाई ऐसा बाई चांस? नहीं, इट्स क्लियर फॉर मी। आई थिंक आपका ओके माय साइड। एक बार उसको अनपिन करके दोबारा पिन करो, तब हो जाएगा शायद। आप मेरे की स्क्रीन को ही पिन करके रखो, आपके पास मेरी स्क्रीन ही सबसे बड़ी आनी चाहिए। सो बेसिक इक्वेशन क्लियर है सबको? हालांकि सब मुझे जाना नहीं है, पूछा मैं बताता चला गया। अभी मेरा फोकस अगर मैं समझूं तो CS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि देयर विल बी क्लेम अमाउंट दैट हैज टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। उसका कुछ हिस्सा इंश्योरर पे करेगा, कुछ हिस्सा रीइंश्योरर पे करेगा। एंड हाउ डू वी हैव टू मेक दैट डिवीजन अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट्स, दैट इज माय क्लियर। सो नेक्स्ट हेडिंग यू कैन पुट why an insurance company purchases reinsurance। पहले मैं आपको बुक के रीजन दे दूंगा आपके। एक बार कोई मीटिंग लिंक शेयर कर देगा क्या? पहले बुक के आर्गुमेंट्स पे बात कर लेते हैं। बुक के आर्गुमेंट्स क्या है उससे पहले एक छोटी सी इक्वेशन क्लियर हो चुकी होगी पीछे आपको। क्या x हमेशा y प्लस z के इक्वल होगा? यस नो? यस यस। और ज्यादा देर सकता है कि इफ देयर इज नो रीइंश्योरेंस, सपोज दैट सिनेरियो है कि देयर इज नो रीइंश्योरेंस इन पिक्चर, तब क्या होगा? x equals to y। x इक्वल टू y, तब z की कोई जरूरत नहीं है। वो इस चैप्टर का टास्क एनी बस हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा गोल भी यही है कि रीइंश्योरेंस पिक्चर में है और तब मुझे क्या करना है? डिवीजन करना है। सो पहला बुक का आर्गुमेंट अगर मैं दूं, रीजन है वो ये कहता है कि मीन क्लेम अमाउंट, जो पेमेंट जो इंश्योरर पे कर रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको लिख लेंगे आप। फर्स्ट रीजन, मीन क्लेम अमाउंट पेमेंट मेड बाय द इंश्योरर डिक्रीजेस। मीन क्लेम अमाउंट paid by the insurer decreases। लॉजिकल लगता है? क्यों होना चाहिए? सो दो सिनेरियो समझ लेते हैं। फर्स्ट, देयर इज नो रीइंश्योरेंस एंड देयर इज अ रीइंश्योरेंस। अगर कोई रीइंश्योरेंस नहीं है तो x y के इक्वल होगा, तो जितना भी पेमेंट आता है वो सब वन पे कर रहा होगा, y पे कर रहा होगा। पर अब y की वैल्यू यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? राइट में y की वैल्यू कहां ज्यादा है? लेफ्ट में ज्यादा है, विदाउट री इंश्योरेंस ज्यादा है कि विद री इंश्योरेंस ज्यादा है? मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या बहुत बड़ा? लेफ्ट में ज्यादा है। अगर कोई री इंश्योरेंस नहीं तो सारी पेमेंट कौन कर रहा है? इंश्योरर कर रहा है। और अगर ऐसा केस है कि री इंश्योरेंस आ जाता है तो आपका EX किसके इक्वल होगा? EY प्लस EZ। तो नेचुरली EY की वैल्यू, अगर EX वही फिक्स अमाउंट रहता है तो आपने उस EX में से कुछ पोर्शन ऐसा बना दिया तो EZ के फॉर्म में चला गया, तो EY क्या होगा? पहले के मुकाबले डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड, वेरिएबिलिटी ऑफ क्लेम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी डिक्रीजेस।
variability of claim amount paid by the insurance company decreases. वो भी इसी क्वेश्चन समझ में आ सकता है। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो Vx यहाँ पे Vy के इक्वल है, लेकिन क्या यहां पर मैं V of x को पहली बात क्या Vy प्लस Vz ऐसा लिख सकता हूं? थोड़ा CS1 से याद करना पड़ेगा ये बात आपको, या CT3 जो भी आपने पहले पढ़ा। क्या Vx Vy प्लस Vz के इक्वल होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर इंडिपेंडेंट हो गए तो ही अलग अलग लिख सकते चलो ठीक है। क्या y और z इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकते? सर बिकॉज एक्स के ऊपर मतलब डिपेंडेंट है ना कि बस y x जितना तो होगा fix है। उतना। जो पेमेंट जानी है वो फिक्स है, y z उसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं। जितना y को इंक्रीज करोगे क्या z उतना ही डिक्रीज होगा? यस और नो? यस सर। अगर ऐसा है तो क्या y और z पे क्लियरली देयर इज डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी है तो ये करेक्ट आर्गुमेंट नहीं है। इसमें और क्या आना चाहिए भाई? Covariance. प्लस y इज कोवेरिएंस ऑफ y and z। ये एडिशनल टर्म मेरी याद आनी चाहिए थी। देयर शुड बी ए कोवेरिएंस टर्म। तो आप क्या देखेंगे, जो खाली पहले Vy में बैठा था उसमें से फर्दर दो कंपोनेंट्स और निकल गए एक्स्ट्रा। अगर वो दो कंपोनेंट्स और निकल गए तो वेरिएबिलिटी ऑफ y पहले के मुकाबले बढ़ गई है या घट गई है? अरे ऐसा बोलो, वेरिएबिलिटी बढ़ गई है कि घट गई है? इतने शांति से क्लास चलाओगे तो कैसे काम चलेगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैंने पूछना स्टार्ट ही नहीं करा। वेरिएबिलिटी ऑफ y पहले के मुकाबले बढ़ गई है घट गई है? घट गई। ये तो हो गया स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट जो हमारी बुक देती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिनेरियो, सो देयर आर सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मैं बहुत बार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में जाना नहीं चाहता हूं, मैं एक सिंपल सा आर्गुमेंट देता हूं बस आपको। जैसे सॉल्वेंसी 2 है, एक रिस्क बेस्ड कैपिटल होता है। प्लीज इन वर्ड्स में बहुत मत जानना, आप हायर पेपर से पढ़ोगे जाके। तो देयर इज सर्टेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कि अगर आपको अपना बिजनेस लिखना है एज एन इंश्योरेंस कंपनी तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा समझते हैं सिंपल भाषा में, यू नीड टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल। या फिर सिंपल भाषा में समझे, मेरी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, मेरे एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। अगर मैंने सारा रिस्क खुद बियर कर रखा है तो मेरी लायबिलिटी ज्यादा है कि कम है? मान लो कोई री इंश्योरेंस नहीं है तो माई लायबिलिटी इज लेस और मोर? मोर सर। मेरी लायबिलिटी ज्यादा है। अब मैंने क्या करा, मैंने सर्टेन पोर्शन ऑफ रिस्क को ट्रांसफर कर दिया किसके पास? री इंश्योरर के पास। सिंपल भाषा में तो माई लायबिलिटी हैज गॉन डाउन या बढ़ गई पहले के मुकाबले? Down. My liability has gone down, so I will be having more capital now. And since I will be having more capital, by regulatory requirement, I will be able to write more business. मैं ज्यादा बिजनेस देख सकता हूं। पर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो आई हैव टू डिक्रीज माई लायबिलिटीज। एक तरीका है लायबिलिटी को डिक्रीज करने का कि अपने पोर्शन, रिस्क पोर्शन को आपने ट्रांसफर कर दिया किसके पास? री इंश्योरर के पास। अब आपकी बुक्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है एज एन इंश्योरेंस कंपनी। You have more capital in hand with you. Now you can write more business. Any doubt in this? किसी को doubt? Is it to attract investors? You can Yeah, say my book investors strong, और sir. देखो इन्वेस्टर्स का रोल तो वो तो है, वो एक अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अगर आपको बुक्स को और स्ट्रॉन्ग दिखाना है। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ एज एन इंश्योरेंस कंपनी, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, मुझे और ज्यादा पॉलिसीज बेचनी है और ज्यादा बिजनेस लिखना है। वो बिजनेस लिखने के लिए मेरा कैपिटल लेवल हाई होना चाहिए। वो कैपिटल हाई कब होगा? जब मेरी लायबिलिटीज कम होगी। लायबिलिटी कम करने का एक तरीका है कि मैंने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया किसी और कंपनी के पास, दैट इज माय रीइंश्योरेंस कंपनी। सिंपल स्ट्रक्चर आप ये समझ सकते हैं। एनी डाउट? God. तो इसको आप ऐसा लिख लेंगे कि अंडर फ्रेमवर्क्स लाइक सॉल्वेंसी 2 और रिस्क बेस्ड कैपिटल, ये बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आपको वैसे जानने की CS2 के लिए, बट जनरल नॉलेज के लिए बस आपको पता होना चाहिए। अंडर फ्रेमवर्क्स लाइक सॉल्वेंसी 2 और रिस्क बेस्ड कैपिटल, required capital is sensitive. Required capital is sensitive to the level of retained risk. Required capital is sensitive to the level of retained risk. Full stop. By seeding, seeding is an insurance word, ठीक है ना? वैसे seeding को आप ट्रांसफर भी बोल सकते हो। By seeding high risk layers,
by seeding high risk layers, insurers free up regulatory capital. By seeding high risk layers, insurers free up regulatory capital, allowing for greater underwriting capacity. Allowing for greater underwriting capacity. Underwriting capacity का मतलब है writing more business. If we will be writing more business, we will be able to sell more policies. मैं ज्यादा पैसा और कमा सकता हूं. Any doubt? एक रीजन और हो सकता है, वो भी लिखना है तो आप लिख लो कि insurer can use the expertise of reinsurance company. Insurer can use the expertise of reinsurance company to model certain high risk portfolios. To model certain high risk portfolios. Although जब आप CS2 का मटेरियल पढ़ेंगे, you will get only first 2 pointers जो आपकी बुक से ही लिखवाए मैंने, वो बहुत स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट है कि अगर आप री इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपका मीन क्लेम अमाउंट घट जाता है, आपकी वेरिएबिलिटी ऑफ क्लेम गिर जाती है, नेचुरली अगर वेरिएबिलिटी ऑफ क्लेम गिर जाती है तो आप रिस्क पोर्शन आपका कम हो जाता है, वो एक रीजन है। और ये कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं री इंश्योरेंस परचेज करने के। ऑलमोस्ट CS2 टेक्निकल पेपर है तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमें जाने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट? चले आगे। सो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट्स पढ़ने जाएंगे, जिसमें पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं देख लेंगे टाइप्स ऑफ रीइंश्योरेंस। हम मेजरली 2 टाइप का रीइंश्योरेंस यहां पे पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस जो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा होगा एक्सेस ऑफ लॉस जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस, और इसका भी हम एक ही टाइप पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनल के अंदर, विच इज कॉल्ड कोटा शेयर। सिंपल। इसमें एक और होता है सरप्लस, मैं दोनों में डिफरेंस आपको समझा दूंगा अभी। अभी हम कोटा शेयर पे फोकस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेरा गोल क्या है, इंडिविजुअल क्लेम का डिवीजन करना। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं अल्फा, जिसको बोला जाता है रिटेन्ड प्रोपोर्शन। क्या बोल रहे हैं, रिटेन्ड प्रोपोर्शन। जब आप वर्ड सुनते हैं रिटेन, तो आपको क्या साउंड करता है, कुछ अपने पास रख रहे हैं आप, करेक्ट। रिटेन का मतलब यू आर रिटेनिंग समथिंग। तो आप, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं CS2 का, यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी, तो दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क दैट यू आर रिटेनिंग टू योरसेल्फ। तो अल्फा वो प्रोपोर्शन ऑफ क्लेम्स है जो आप अपने पास रिटेन करेंगे, और अल्फा की वैल्यू नेचुरली 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 1 तो आप इंक्लूड भी कर सकते हो। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि अगर क्लेम आता है X का, उसका अल्फा प्रोपोर्शन कौन पे करेगा, आपका इंश्योरेंस कंपनी, एंड रिमेनिंग जो 1 माइनस अल्फा प्रोपोर्शन आपका होगा, दैट विल बी पेड बाय री इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल अरेंजमेंट आपका ये कि हर एक क्लेम का अल्फा पोर्शन कौन पे करेगा, आपका इंश्योरेंस कंपनी रिटेन कर रही है, रिमेनिंग कौन पे करेगा, देन ऑब्वियसली री इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर अल्फा 1 हो गया, वो कौन सा केस हो गया, व्हाट इज दैट केस जब अल्फा 1 है तो नो रीइंश्योरेंस। नो रीइंश्योरेंस, कि सारा का सारा रिस्क कौन रिटेन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ही रिटेन कर रही है। उस केस में टेक्निकली देयर इज नो रीइंश्योरेंस। अब हम जब CS2 पढ़ रहे हैं, तब मेरा गोल है मॉडलिंग करना, मीन क्लेम अमाउंट क्या होगा जो पेमेंट करेगा इंश्योरर और रीइंश्योरर, एंड व्हाट विल बी द वेरिएबिलिटी ऑफ क्लेम अमाउंट दैट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड रीइंश्योरेंस कंपनी। क्या ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है अंडर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट? सिंपल CS1 के कांसेप्ट्स रख सकते हैं यहां पे। व्हाट विल बी EY? EY क्या होगा, अल्फा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सिंपल, अल्फा टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब जो एक मीन क्लेम। ऐसा EX को वर्ड्स में क्या बोले, ऐसे समझते हैं टुकड़ों में। EX को वर्ड्स में क्या बोलोगे, अरे X को वर्ड्स में क्या बोला आपने, देखो पीछे जाके, व्हाट इज X? क्रॉस क्लेम। एक्सपेक्टेशन ग्रॉस क्लेम पेमेंट, या वो पेमेंट जो पॉलिसी होल्डर के पास जानी है। तो क्या मैं इसे सिंपल भाषा में मीन क्लेम अमाउंट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं?
कि ऑन एवरेज अगर इस पोर्टफोलियो से क्लेम आएगा तो एक क्लेम का अमाउंट ई ऑफ एक्स होना चाहिए, उसका अल्फा पोर्शन रिटेन कर रहा है कौन, इंश्योरेंस कंपनी, तो एवरेज क्लेम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ ई ऑफ एक्स, एंड एवरेज क्लेम अमाउंट जो री इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी क्या वो 1 माइनस अल्फा टाइम्स ई ऑफ जेड आ जाएगा। सिमिलरली v ऑफ y क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टाइम्स v ऑफ x, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर टाइम्स v ऑफ x। सॉरी इसको e ऑफ x लिख देना, गलती से e लिख दिया। चलता है, सिंपल कैलकुलेशन है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट। तो टर्मिनोलॉजी फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, EY को वर्ड्स में क्या बोलेंगे, मीन क्लेम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मीन क्लेम अमाउंट पेड बाय द रीइंश्योरेंस कंपनी। ऑन एन इंडिविजुअल क्लेम ही बात हो रही है कि अगर एक क्लेम आता है तो ऑन एवरेज इंश्योरेंस कंपनी इतने का पेमेंट करेगी और रीइंश्योरेंस कंपनी इतने का पेमेंट करेगी। कोई डाउट? नहीं आता किसी को कोई डाउट कैसा भी? चलो एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं, विंड स्क्रीन क्लियरली विजिबल है। प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस दो फॉर्म्स में ऑपरेट होता है। फर्स्ट तो कोटा शेयर जो मैंने आपको समझाया, जहां पे वो कहता था प्रोपोर्शन आर सेम फॉर ऑल द रिस्क। मेरे को अगर ध्यान से देखो, मैंने आपको मल्टीपल अल्फा डिफाइन कराया कि सिंगल अल्फा डिफाइन कराया? सिंगल अल्फा, यानी हर एक क्लेम का अल्फा पोर्शन कौन पे करेगा, इंश्योरर पे करेगा, और वो अल्फा भी क्लेम वाइज चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड वैल्यू रह रही है। बट अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है विद सरप्लस रीइंश्योरेंस, द प्रोपोर्शन कैन वेरी फ्रॉम वन रिस्क टू द नेक्स्ट, कि हर एक रिस्क में अलग अलग तरह का अल्फा हो सकता है, कि किसी के लिए 50% है, किसी के लिए 60% है। बट बोल ही दिया गया कि इस पूरे करिकुलम में हम फोकस करेंगे किस पे, खाली कोटा शेयर रीइंश्योरेंस पे। तो फॉर योर करिकुलम आपको फोकस करना है एक सिंगल अल्फा पे। आप मान के चलेंगे कि हर एक क्लेम में फिक्स्ड पोर्शन कौन पे करेगा, इंश्योरर पे करेगा, रिमेनिंग पोर्शन कौन पे करेगा, आपका रीइंश्योरर पे करेगा। पर टर्मिनोलॉजी क्लियर है दोनों को, कोटा शेयर और सरप्लस में? किसी को कोई डाउट? अरे खाना बोल दो भाई, पता लग जाए डाउट है कि नहीं, और एक्टिव रहो। No. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल फॉर्म रीइंश्योरेंस को खत्म कर लिया बात में लिख लेंगे। क्लेम्स अंडर अ सर्टेन पोर्टफोलियो, क्वेश्चन लिख लेंगे, क्लेम्स अंडर अ सर्टेन पोर्टफोलियो are believed to follow exponential distribution. Claims under a certain portfolio are believed to follow exponential distribution with parameter 0.0005. ये पैरामीटर है, with parameter 0.0005. Full stop. A proportional reinsurance arrangement, a proportional reinsurance arrangement with retained proportion of 70%, a proportional reinsurance arrangement with retained proportion of 70% is in force, full stop. Find the mean and the variance, find the mean and the variance of the claim amount, find the mean and the variance of the claim amount paid by the insurer and reinsurer, paid by the insurer and reinsurer.
देखो जितना क्वेश्चन लिखने में बड़ा है उतना है नहीं, मुझे ना कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कराना है। पहली चीज आपको समझनी है, टिपिकल री इंश्योरेंस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स के बारे में कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है। क्लेम अमाउंट कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल हो रहे हैं वो आपको कभी भी अननोन नहीं होने वाला, क्योंकि दैट इज नॉट द गोल ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का गोल क्या है? डिवीजन कराना, कि कितना कितना y का अमाउंट होगा, कितना z का अमाउंट होगा, बट एक्चुअल क्लेम्स किस एक्सपीरियंस से आ रहे हैं वो कभी भी अननोन नहीं होगा। तो पहली चीज जो आप अंडरलाइन कर लेंगे वो अपना क्लेम एक्सपीरियंस है। क्या आपको क्लेम एक्सपीरियंस एग्जैक्टली नोन है? यस और नो? Yes. पता है कि क्लेम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल से आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी अननोन नहीं है। सेकंड इज टाइप ऑफ री इंश्योरेंस। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको गेस करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ री इंश्योरेंस क्या है। वो जब तक मुझे टाइप ऑफ री इंश्योरेंस बताएगा नहीं तब तक मैं डिवीजन कर नहीं पाऊंगा। तो ये भी बहुत क्लियर है कि टाइप ऑफ री इंश्योरेंस आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। क्या वो भी आपको मिल रहा है? मैं क्वेश्चन पीडीएफ से भी दिखा सकता था, पर जानबूझ के डिक्टेड नोट्स के अंदर इसलिए कराया कि दो चीजें आपको नोट करनी है जो टिपिकल हर री इंश्योरेंस के क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगी। फर्स्ट, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी अननोन नहीं होगा। सेकंड, टाइप ऑफ री इंश्योरेंस आपको हमेशा नोन होगा। एनी डाउट? क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा एक मिनट में, वो सॉल्व कराना टास्क नहीं है, तो आप एक मिनट में कर लोगे, मुझे पता है। पर मेनली किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपके क्लेम्स फॉलो कर रहे हैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर। प्लीज ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है? पैरामीटर ये है। अगर एक्सपोनेंशियल का पैरामीटर ये है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स? याद है कि भूल चुके हैं? 1 by lambda. अगर x फॉलो करता था एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा तो e ऑफ x हुआ करता था मेरा 1 by लैम्डा। तो यहां पर e ऑफ x क्या हो गया मेरा? 1 डिवाइडेड बाय 0.0005 क्या बन रहा है नंबर? 2000। अब एक मिनट रुक जाएंगे, इस 2000 को वर्ड में इंटरप्रेट करो। कैसे पढ़ेंगे इस 2000 को? ये क्या बता रहा है? Mean claim amount. कि ये जो भी पोर्टफोलियो जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें ऑन एवरेज अगर एक क्लेम आता है तो वो एक क्लेम कितने का आता है? 2000 का। तो क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि हर क्लेम 2000 का आता है? नहीं सर। एवरेज क्लेम अमाउंट जो है पॉपुलेशन का वो क्या है? 2000। तो कुछ 2000 से ऊपर भी आ रहे होंगे, कुछ नीचे भी आ रहे होंगे नेचुरली, बट एवरेज क्लेम अमाउंट कि एक सिंगल क्लेम अगर आएगा तो ऑन एवरेज कितने का आएगा? 2000 का आएगा। एंड व्हाट विल बी द वेरिएबिलिटी ऑफ क्लेम अमाउंट? एक्सपोनेंशियल का वेरिएंस क्या होगा? 1 by lambda square. 1 by lambda square। तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.0005 का स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? 2000 का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर ही वैसे भी वेरिएंस होता है एक्सपोनेंशियल के केस में। तो ये मेरा x के लिए बात हो गई। तो x की मॉडलिंग नहीं करनी है, वो तो सब नोन है। प्रॉब्लम है क्या देखना? ई बाय क्या होगा? क्या वो दिक्कत है अंडर दिस टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट? इस तरह के रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट में क्या होता है? जितना भी रिस्क है उसका कितना परसेंट रिस्क रिटेन कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन में कितना बोला है? 70%. कि जितना भी क्लेम आएगा उसका 70% ऑफ द क्लेम कौन पे करेगा? इंश्योर। यानी 2000 का 70% मेरा कितना हो गया? 1400. तो ई ऑफ जेड वैसे भी दिक्कत नहीं है, उसको कैसे भी निकाल दूं, बैलेंसिंग आइटम करके 600 ही बनेगा क्या? क्योंकि मीन में तो रिलेशन काम करता है कि ई ऑफ एक्स हमेशा ई ऑफ वाई प्लस ई ऑफ जेड के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट वेरिएंस ऑफ वाई? क्या वेरिएंस ऑफ वाई यही होगा? नंबर में निकाल देना, कोई कितना आएगा? क्या वेरिएंस ऑफ वाई में बैलेंसिंग आइटम लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ जेड को? कभी भी लिखता हूं क्या? लिख सकते हैं, पर बहुत माइनस करके आंसर निकाल दो तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे केस में वाई और जेड हमेशा रिलेटेड है। तो मेरे लिए वेरिएंस ऑफ जेड जो होगा वो 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2000 का स्क्वायर ही होगा। और इन दोनों के टोटल डेफिनेटली इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो पोर्शन रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा पोर्शन और बचेगा, वो क्या होगा? दैट विल बी माय कोवेरिएंस टर्म, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखी। एनी डाउट? चल सकता है आगे? नोट कर लिया सबने? कुछ खास नोट करने को है नहीं। सो टिपिकल क्वेश्चन टाइप समझ में आ गया आपको कि जो भी रीइंश्योरेंस का क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का सब कुछ पता होगा, हमें डिवीजन सीखना है कि वो डिवीजन कैसे होगा बस। चले भाई आगे।
सो नेक्स्ट बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट, आप हेडिंग डालेंगे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन और रीइंश्योरेंस में मिक्स करके पढ़ाऊंगा। देयर विल बी सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन जो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाए गए, बट हम 3 क्लास में दोनों चैप्टर को आराम से खत्म करेंगे। तो बाई चांस अगर आप साथ साथ बुक पढ़ने वाले बच्चे को, कई बच्चे जो टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं साथ में, तो प्लीज जब तक मैं बोलूँ कि रीइंश्योरेंस खत्म नहीं हो गया है तब तक आप कोई चैप्टर मत पढ़ना। खत्म होने का 15-18 दोनों पढ़ लेना एंड यू विल नोटिस कि हमारे दोनों चैप्टर्स पूरे खत्म हो चुके हैं। सो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही डिनोट करते हैं कि x follows Pareto with parameter अल्फा एंड लैम्डा। अगर आपको CS1 से गामा याद है तो गामा को भी आप ऐसे ही लिखा करते थे अल्फा लैम्डा करके, पर ये नहीं कि मीनिंग एग्जैक्टली सेम, मीनिंग अलग है। कि अगर x फॉलो करता है Pareto with parameter अल्फा लैम्डा, तो जो पीडीएफ होगा Pareto का दैट इज अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस 1 विद कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन 0। और यहां पे लिखना अल्फा लैम्डा भी पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा। CDF अगर आप परेटो का लिखोगे तो दैट इज 1 माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर। मीन लिखोगे तो दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 एंड दिस विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1। और आप वेरिएंस लिखोगे तो दैट इज मीन का होल स्क्वायर इनटू अल्फा बाय अल्फा माइनस 2 विल कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन 2। कि परेटो का मीन सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा 1 से बड़ा होगा और वेरिएंस सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा 2 से बड़ा होगा। मैं CS1 का एक क्वेश्चन पहले करा रहा हूं जानबूझ के आपको, ताकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन से याद आ जाए। तो क्वेश्चन सीधा ये है कि डिराइव द मीन ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा मत समझना कि CS1 का काम कर रहा हूं, ये आपको काम आएगा थोड़ी देर में रीइंश्योरेंस के अंदर। आपको परेटो का मैंने मीन दे दिया कि मीन ये होता है, पर आपको डिराइव करना है। क्या फॉर्मूला होता था मीन का, भी बताना मुझे। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते थे? X into PDF of X. इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू पीडीएफ ऑफ x। करेक्ट। रेंज कहां से कहां तक? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि यही मेरी पीडीएफ की रेंज है, सॉरी x की रेंज है। अच्छा, या फिर आप बोलोगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक x इनटू अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस 1 dx। क्या ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा? अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, और ये आपका इंटीग्रल बन जाता है। कैसे सॉल्व करा जाए इसको आसानी से? बोलो क्या तरीका लगता है आपको जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी? Substitution लेके एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन लेके, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो बेटा? lambda plus x is equal to t. कि लैम्डा प्लस x को t मान के मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उसी का एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये भी है जो आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि सेम जगह ही पहुंच हो जाए। क्या मैं न्यूमरेटर में लैम्डा ऐड और लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दूं? एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इसको छोटे छोटे 2 इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकता हूं। आई एम इंटेंशनली राइटिंग मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, इफ यू वांट यू कैन स्किप द नंबर ऑफ स्टेप्स। मैं अभी हर बेसिक स्टेप को भी लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यू करूँ, देखिए ध्यान से। अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, फर्स्ट इंटीग्रल क्या रहेगा आपका? लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 1 dx। लिमिट 0 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा सॉल्व होके, बताना मुझे। क्या लिख सकते हो फर्स्ट इंटीग्रल को? कुछ बोल रहे थे आस्था? lambda plus x सिंपल जो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन होता है कि पावर minus alpha plus 1 और वही पावर मेरी नीचे आ जाएगी। सेम काम यहाँ भी हो जाएगा, लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस x
रेज टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा, लिमिट 0 से लेकर इनफिनिटी। अब जब आपने यहां से ये स्टेप लिखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आपने ना चाहते हुए एक अजम्पशन ली है, कोई बताएगा वो अजम्पशन क्या है? अल्फा क्या क्या वन से बड़ा नहीं हो सकता, वन से बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ सर। मान लो अल्फा 1 है, एक बार के लिए लेट्स अज्यूम अल्फा 1 है। अगर बेटा मान लो ये अल्फा 1 होता कि आप इंटीग्रेट कर रहे होते लैम्डा प्लस एक्स के इनवर्स को, तो आपका इंटीग्रल क्या सॉल्व करके लिखते आप? क्यों आंसर देगा? log alpha plus x. तब आप इंटीग्रल लिखते हैं log ऑफ लैम्डा प्लस एक्स। अभी जो आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो ये मान के कर रहे हो कि अल्फा इज एन नंबर ग्रेटर देन 1, तो प्लीज एक स्टेप बीच में लिख लो कि मैं जब यहां से यहां आ रहा हूं तो मैं ये अज्यूम करता हुआ आ रहा हूं कि अल्फा इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, देन आई हैव रिटन दीस स्टेप्स, अदरवाइज ये इंटीग्रल ऐसा नहीं लिख सकता था मैं। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? अगेन आपकी सिंपलिसिटी का लिख रहा हूं, आपको आसानी हो बस बात। लिमिट्स रिप्लेस करते हैं। आप x की जगह पे इंफिनिटी जब रिप्लेस करेंगे क्या आएगा? अगर आप x की जगह इंफिनिटी रिप्लेस करते हैं दोनों एक्सप्रेशंस में क्या आएगा? मुश्किल है क्या? 0 जीरो आएगा। x की जगह पे 0 रिप्लेस करो तो ये बनता है, माइनस साइन को भी अंदर ले जाते हैं। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन में अल्फा लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूं? किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। वैसे मैं काफी डिटेल में स्टेप लिख रहा हूं इसीलिए, पर फिर भी क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, इन दोनों टर्म्स में से लैम्डा रेज टू द पावर अल्फा माइनस 1 बाहर आ गया, फर्स्ट टर्म से ये बचा, सेकंड टर्म से ये बचा, तो ये बन गया अल्फा लैम्डा, एलसीएम लोगे तो अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1, या फिर अल्फा लैम्डा डिवाइडेड बाय अल्फा अल्फा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने बीच में अज्यूम कर लिया था कि अल्फा 1 से बड़ा है। तो अगर अल्फा 1 से बड़ा नहीं है तो मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कारण भी देता हूं आपको। मान लो आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं log ऑफ लैम्डा प्लस एक्स और लिमिट लगाते हैं 0 से इंफिनिटी, बेटा उसका आंसर इंफिनिटी आता है। मान लो आप बोले सर अगर अल्फा 1 से छोटा है तो क्या होगा? अगर अल्फा 1 या 1 से छोटा है उस केस में परेटो का मीन विल नॉट एग्जिस्ट। मीन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आपका आंसर एक फाइनाइट नंबर निकल के आया है, तो वो भी लिख लेना कि परेटो का मीन विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 and variance will only exist when alpha is greater than 2. अब आप इसको बस समझना कि ये मैंने क्वेश्चन कराया, ये इस तरह का इंटीग्रल आपको रीइंश्योरेंस चैप्टर में बार-बार करना पड़ेगा, देयर इज सर्टेन कंडीशन, थोड़ी देर में समझ में आएगी। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि इस फॉर्म का इंटीग्रल आता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म को सेम बनाना है जो मैंने स्टार्टिंग में किया। अगर वो सेम बना लोगे तब इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, या फिर जैसे नंदनी ने बोला कि अब लैम्डा प्लस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, यहीं पहुंचोगे घुमा फिरा के। सर जब अल्फा लेस देन 1 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सिर्फ मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ये देखोगे, मैंने रब कर दिया, वो यहां मैंने लिखा हुआ था पहले, distribution will exist for all positive and values of alpha and lambda, but mean will only exist when alpha is greater than 1. Okay sir. Yeah. नोट हो गया सबका बेटा? बता देना मुझे।
अज्यूमिंग हो गया क्योंकि और कुछ बोल नहीं रहा है। सो नॉन प्रोपोर्शनल टाइप ऑफ री इंश्योरेंस में हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, या फिर अपना सेकंड टाइप ऑफ री इंश्योरेंस आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस, जिसको इन शॉर्ट हम बोलेंगे XOL, और ब्रैकेट में एक चीज और लिख देना, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ लॉस भी बोल सकते हो इसे आप। कल की क्लास में क्लियर होगा इसे अनलिमिटेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि कल मैं आपको लिमिटेड भी पढ़ाऊंगा। वैसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसे XOL लिख के काम चला सकते हो। अच्छा, लास्ट क्लास में चीज डिस्कस हुई थी, वैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। CS2 के अंदर लॉस्ट वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ क्या, कोई बोलेगा? क्लेम। क्लेम अमाउंट को आप लॉस बोल रहे हो यहाँ पे, तो लॉस को लिटरल नुकसान नहीं है, प्रॉफिट लॉस वाला लॉस नहीं है। क्लेम अमाउंट, लॉस अमाउंट, क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो एक्सेस ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि अंडर दिस टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट हम एक रिटेंशन लिमिट डिसाइड करते हैं, रिटेन्ड प्रोपोर्शन नहीं डिसाइड कर रहे। क्या डिसाइड कर रहे हैं? रिटेंशन लिमिट। कि अगर मेरे क्लेम्स इस लिमिट के एक्सेस में जाते हैं तभी रीइंश्योरेंस पिक्चर में आएगा, अगर वो विद इन लिमिट रहते हैं तो रीइंश्योरेंस पिक्चर में नहीं आएगा। सिंपल भाषा ये है कि जो क्लेम्स एम के एक्सेस में चले गए उन क्लेम्स से मुझे रीइंश्योरेंस की मदद लेनी है, लेकिन जो क्लेम्स एम के अंदर रहते हैं वहां पे एज एन इंश्योरेंस कंपनी में सफिशिएंट पैसा मेरे पास है कि मैं पेमेंट कर सकूं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स नाउ, पिछले में और इसमें? कोई बताएगा क्या है बेसिक डिफरेंस? So इसमें एक अमाउंट होगी, प्रोपोर्शन था, एक परसेंटेज। बेसिकली आप ऐसा बोलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए। बेसिकली सारे क्लेम्स में पार्टिसिपेशन ही होगा इन उसका इंश्योरेंस। वहां पर हमने क्या देखा, क्लेम छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, इन ईच एंड एवरी क्लेम री इंश्योरर विल बी पार्ट ऑफ द क्लेम, यस और नो? अगर आपने 70-30 डिसाइड करा तो हर क्लेम का 70% कौन पे करेगा? इंश्योरर। हर क्लेम का 30% कौन पे करेगा? री इंश्योरर। चाहे वो क्लेम बहुत छोटा हो चाहे वो क्लेम बहुत बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर हमने क्या करना है, एक लेवल ऑफ बाउंड्री लगा दी पहले कि हम हर एक लॉस को ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं री इंश्योरर के ऊपर। तो एक तरीके से मैंने ज्यादा रिस्क यहाँ पे बियर करा कि वहां पे बियर किया था एज एन इंश्योरेंस कंपनी। क्या लगता है आपको? तो वहां पे ज्यादा रिस्क है। ऐसा लगता है कि वहां पे हमने ज्यादा रिस्क बियर करा। पर ऐसी तरह के अरेंजमेंट को यूजुअली तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ हाई टेल अभी आप पढ़ोगे, ईपीटी पढ़ाओगे तो टेल पढ़ाऊंगा, टेल पे प्रोबेबिलिटी मान लो ज्यादा है कि एक्सट्रीम लॉसेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े क्लेम्स आ सकते हैं। उस केस में भी प्रेफर दिस टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट कि अगर मान लो वो बड़ा क्लेम इस लेवल को एक्सीड कर जाता है तो जो एक्सेस पोर्शन होगा क्लेम का वो कौन पे करेगा? आपका रीइंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जहां तक का मेरा पोर्शन है वो तो मैं पे कर ही सकता हूं। सपोज इस एम को एक बार के लिए हम 5000 मान लेते हैं, रिटेंशन लिमिट 5000 की। अब समझते हैं क्लेम कैसे डिवाइड होगी। हमने कोई क्लेम आया हमारे पोर्टफोलियो में 2500 रुपए का, 2500, क्या उम्मीद करते हो वाई क्या पे करेगा, जेड क्या पे करेगा? क्या ये क्लेम विद इन लिमिट है? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी यहां पे पूरा क्लेम खुद पे कर सकती है? उसकी कैपेबिलिटी के अंदर एम तक की तो उसकी लिमिट है कि हर क्लेम के लिए इंडिविजुअल क्लेम की लिमिट है, टोटल लिमिट नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये पूरा क्लेम खुद पे कर देगी, री इंश्योरर का कोई रोल नहीं। क्लेम आया 4000 रुपए का, तब भी क्या होगा? सफिशिएंट पैसा है, खुद पे कर सकते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है हेल्प लेने की। क्लेम आ गया 6000 रुपए का, क्या होगा? क्या क्लेम उनके लिमिट के एक्सेस में जा चुका है? एक्सेस ऑफ लॉस का मीनिंग समझा है कि लॉस हैज वेंट इनटू द एक्सेस ऑफ रिटेंशन लिमिट। अब ये लिमिट के बाहर है तो मेरी कैपेबिलिटी 5000 ही है कि मैं एक इंडिविजुअल क्लेम में 5000 के आगे पे नहीं कर सकता हूं। बचे हुए पोर्शन के लिए आई विल बी टेकिंग द हेल्प फ्रॉम री इंश्योरर। क्लेम आया 8000 रुपए का, क्या होगा? 5000 लिमिट है वो पे करूंगा, बचा हुआ 3000 कौन पे करेगा? री इंश्योरर पे करेगा। एनी डाउट? क्या अरेंजमेंट क्लियर है? Yes. अब आपका काम क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन बनाना। सुनना है, मैथमेटिकल फंक्शन बनाना है इस अरेंजमेंट के साथ कि क्लेम अगर रिटेंशन लिमिट या उससे कम है, मैं बोल रहा हूं फिर फंक्शन लिख रहा हूं, एक्स है मेरा क्लेम, एम है मेरी रिटेंशन लिमिट, कि क्लेम अमाउंट अगर रिटेंशन लिमिट या उससे कम है तब इंश्योरेंस कंपनी क्या पेमेंट करती है? जो क्लेम आया है क्लेम आया X। होता है, that is X only, क्लेम तो X पे है। पर अगर वो क्लेम रिटेंशन लिमिट के एक्सेस में चला जाता है तब क्या पे करती है? एम।
तब रिटेंशन लिमिट पे करती है। क्या मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर है फंक्शन का? कोई डाउट? क्या इसको मैं बोलना चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि y will basically pay minimum of claim amount और retention limit? बोलो। अरे ऐसे तो हो रहा है, चेक कर लेना कि क्लेम अमाउंट छोटा है, रिटेंशन लिमिट छोटा है, दोनों में से जो छोटा है वो पे कर दूंगा। इस केस में क्या छोटा था? 2,500 छोटा था, 5,000 छोटा था? क्लेम 2,500 छोटा था, मैंने वो पे कर दिया। जैसे इस केस में गया, 2,500 छोटा था, 5,000 छोटा था, सॉरी 6,000 छोटा था, 5,000 छोटा था, 5,000। तो 5,000। तो मैथमेटिकल फॉर्म छोटा ऐसा भी लिख सकता हूं, किसी को कोई डाउट? इसको नोट करेंगे और एक बार ऐसा ही फंक्शन z के लिए बनाने की कोशिश करेंगे आप। क्या लिख रहे हो z को मैथमेटिकल फंक्शन बताओ। ये रिलेशन कभी नहीं बोलना है रीइंश्योरेंस चैप्टर के अंदर कि x हमेशा y और z के सम के इक्वल है। उससे अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो शायद और आसान बन जाए मेरे लिए। मुझे इन दोनों के टोटल को x बनाना है, तो कोई क्लेम अगर m या m से कम है, कोई क्लेम अगर m या m से कम है, तो क्या रीइंश्योरेंस कंपनी की जरूरत पड़ती है मेरे को? नहीं, 0। तो उस केस में रीइंश्योरर का कोई रूल नहीं है, पेमेंट क्या हो रहा होगा उसके एंड से? 0 पेमेंट हो रहा होगा। पर अगर क्लेम रिटेंशन लिमिट को एक्सीड कर जाता है, उस केस में कितना पेमेंट कर रही है रीइंश्योरेंस कंपनी? सारा क्लेम पे कर दे रही है क्या, या एक्सेस पार्ट को पे कर रही है? एक्सेस पार्ट। तो एनी पार्ट दैट इज इन एक्सेस ऑफ m, वो कौन पे करेगा? आपका रीइंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यही हो रहा है क्या? आप अगर ऐड करके देखो दोनों लिमिट्स को, सॉरी दोनों रेंजेस में फंक्शन को, आपका आंसर x बन रहा है क्या? अच्छा, इसको भी मैथमेटिकल का शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या ऐसा लिख सकता हूं कि z इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ 0, x माइनस n। कोई समझा दो मुझे एक बार। कर सकता हूं क्या ऐसा? यस सर। ऐसा समझो, जब जब x m से छोटा होगा, जब जब x m से छोटा होगा, ये पार्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अगर x m से छोटा है तो x माइनस m नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पेमेंट तो करेगा नहीं रीइंश्योरेंस कंपनी, तो नेगेटिव और 0 में से बड़ा क्या होगा? 0। बेसिकली 0 पे करो। जब जब x m से बड़ा है तो नेचुरली ये नंबर पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा ही नंबर आएगा और वो पेमेंट कर रहा होगा। तो लॉस डिवाइड करना आ गया आसानी से, वो तो यहाँ मैथमेटिकली और आसानी से हो रहा है। पर फंक्शन क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मेरा गोल क्या है वो क्लियर कर देना। आई एम ट्राइंग टू मॉडल EY EZ। y की मॉडलिंग हो गई, z डिवाइड हो गया, पर EY EZ कैसे निकलेंगे? दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं यहाँ पे कि E ऑफ y क्या होगा, y का फंक्शन बना हुआ है, कोई ट्राई करेगा E ऑफ y क्या होना चाहिए? तो ध्यान से बोलना, क्या E ऑफ y को मैं इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू fx लिख सकता हूं?
नीचे x लिख रहा हूं, उसका सीधा मतलब है x की कंप्लीट रेंज पर इंटीग्रेशन है, उसी को सिंपलिसिटी लिख देता हूं। ये एक्सप्रेशन ठीक लग रहा है सबको? पहले ही बताओ। और या फिर किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है कि जब CS1 पढ़ते थे तब तो y into f by dy करते थे, तो बोलो। जब डाउट ही नहीं आ रहा तो बहुत टेंशन की बात है ना, फिर जो चल रहा है चलने दो। सर हाँ, सर y into f of y करते थे। y into f by करते थे, तो मैं कह रहा हूं अभी मैं नहीं कर रहा हूं, तो आपको ठीक लग रहा है कि आपको गलत लग रहा है? गलत लग रहा है तो बोलो सर गलत लग रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? वही बोल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। सर गलत ही लग रहा है। गलत लग रहा है, बोलो सर गलत मत पढ़ाओ, ये बोलोगे आप? चलो एक बात समझ, e of x निकालते थे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ x into fx करके, है ना? e of x स्क्वायर कैसे निकालते थे? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into fx करके। फॉर दैट मैटर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी x का फंक्शन है, अगर उसका मीन निकालना है तो x का फंक्शन into fx dx करो, आपका काम चल जाएगा। ये पढ़ा है आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो अभी लिखा है। यस नहीं सर। अब आपको y को विजुअलाइज करना है ध्यान से। आप y को एक सेपरेट रैंडम वेरिएबल सोच रहे हैं शायद अभी तक, पर अगर मैं y को लिखना चाहूं कि y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इस बात में कोई डाउट है? आप y की वैल्यू क्या x के बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x डिसाइड कर रहे हैं? नहीं सर, इसके बेसिस पे ही कर रहे हो। तो क्या y को x का फंक्शन बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? इतना समझो, Yes, sir. छोड़ दो ex को। क्या y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, यस और नो? यस, ठीक है। अगर y x का फंक्शन है, जिस तरह से x स्क्वायर x का ही फंक्शन था, x x का ही फंक्शन था, तो x के किसी भी फंक्शन का अगर मुझे मीन निकालना होता था तो आप उसके x के ही पीडीएफ से मल्टीप्लाई करते थे, यस और नो? हाँ सर। Yes. ऐसे ही आपको समझना है y इज नॉट अ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो मुझे y को x के पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? कर सकता हूं? अभी तो ठीक लग रहा है देख के? तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आइए कि y इज नॉट अ न्यू रैंडम वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। और किसी भी x के फंक्शन का अगर मीन निकालना है तो किसका पीडीएफ यूज होगा? किसका पीडीएफ यूज होगा? x का। भाई ऐसा तो नहीं करते थे ना, e of x स्क्वायर निकालना है तो मैं एक काम करता हूं x स्क्वायर into f of x स्क्वायर dx स्क्वायर कर, ऐसा तो नहीं करते थे आगे? कर रहे थे क्या फिर ऐसा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि x के हर फंक्शन का मीन हम x के पीडीएफ के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y को भी हमें विजुअलाइज करना है, y इज नॉट अ न्यू रैंडम वेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। इसीलिए मैं x के पीडीएफ से यहां पे से मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं। रटना नहीं है, समझना है ध्यान से। किसी को फिर भी डाउट है पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा। एनी डाउट? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। क्या y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक सेम रहती है कि चेंज हो जाती है? देखो ध्यान से। सेम। And what is the break point? यहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू। एम। तो कैन आई ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू टू इंटीग्रल्स? एक लिख दिया मैंने 0 से लेकर m तक y into fx dx प्लस m से लेकर इंफिनिटी तक m into fx dx। कोई प्रॉब्लम? नॉट y, सॉरी, इसको लिखा जाओ x से। 0 से लेकर इंफिनिटी तक x into fx dx चलता है बेटा? क्या 0 से लेकर m तक, सॉरी 2-3 बार लिख दिया पर चलता है। भाई y की जगह वैल्यू x रिप्लेस होगी जब लिमिट 0 से m होगी, y की जगह वैल्यू m रिप्लेस होगी जब लिमिट m से आगे जा रही होगी। एनी डाउट? सर हाँ जी। सर इसका मतलब यही होगा कि जब हम y into f of x लिख पा रहे हैं, लाइक y is the only function। फंक्शन लिखने हैं, f of x तो हमने पीडीएफ के लिए रिजर्व कर लिया, y इज g of x मान। अब ठीक है ना? सर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को y into f of y करना है तो मेरे को पहले pdf of y ढूंढना पड़ेगा। बना सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, y का पीडीएफ बनाऊँ, कर सकता हूँ। पर मुझे क्यों परेशान होना? भाई मैंने वही तो पूछा आपसे, जब आपको e of x स्क्वायर निकालना होता था, क्या आप x स्क्वायर का पीडीएफ बनाते थे पहले फिर भी निकालते थे, या x के पीडीएफ से मल्टीप्लाई करके काम चला लेते थे? x के pdf से तो x का फंक्शन ही है एट द एंड ऑफ द डे।
तो x के हर फंक्शन का मीन x के पीडीएफ के थ्रू निकाला जा सकता है। इसीलिए वो स्टेटमेंट याद रखनी है कि जिस चीज का मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए उस चीज को पीडीएफ से मल्टीप्लाई करना है। पढ़ा था? हाँ सर बराबर। वो लाइन याद रखो, कभी गलती नहीं। इस एक्सप्रेशन में किसी को बेटा कोई भी डाउट? तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि e ऑफ y इज नथिंग बट 0 से लेकर m तक इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx एंड m टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m। मैंने शॉर्टकट मार के लिख दिया, पर कोई समझाना चाहेगा क्या? करेगा कोई एक्सप्लेन? इस इंटीग्रल को क्या आप m को बाहर निकाल के पीडीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हो बेटा? कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो पीडीएफ को? m से लेकर इंफिनिटी। एरिया अंडर पीडीएफ क्या निकाल के देता है? प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है या नहीं देता है? यस नो? Yes, sir. कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा? मतलब जो रेंज में आप इंटीग्रेट करोगे। आप यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो m से लेकर इंफिनिटी, यानी आप इस पीडीएफ का एरिया निकाल रहे हैं या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं m के बियॉन्ड जाने की। क्या वही लिखा मैंने? ऐसा चलता है? Yes, sir. तो ये एक वर्जन हो गया, एक वर्जन ऑफ नाउ, दिस इज वर्जन 1 ऑफ कैलकुलेटिंग e ऑफ y। वो हो गया। अच्छा, इसको नोट कर लो क्योंकि मैं फिर यहीं से एक्सप्रेशन कंटिन्यू कर ले रहा हूं। आप चाहे इसको अलग से ले लेना, पर मैं यहीं पे इसको ला रहा हूं। मैंने कहा क्या मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 0 से लेकर m इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx, m से लेकर इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx माइनस m से लेकर इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx प्लस m से लेकर इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ m इनटू fx dx ये लिख सकता हूं। क्या किया मैंने? प्लीज इससे कंपेयर करना, बीच के बॉक्स से मत कंपेयर करना। उस वाले को मैं यहां लेके आ गया हूं सीधा भी। बोलो क्या हुआ? किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया मैंने? Add और subtract किया है. बोलो सर आपने एक इंटीग्रल ऐड किया है और सेम ही इंटीग्रल को सबट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है मेरी? कोई बैलेंस है इक्वेशन? फायदा क्या हुआ ये करने का? हाँ सर। अब फायदा ये हुआ, क्या अगर आप चाहो अब तो इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके सिंगल इंटीग्रल बना सकते हो। क्या बनेगा वो सिंगल इंटीग्रल? बताना मुझे एक बार। अरे दोनों का फंक्शन सेम है क्या? सेम वाला इंटीग्रल का पार्ट CDF बनेगा. नहीं, 0 to infinity. लिमिट तो सेम ही फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। एक 0 से m पे हो रहा है, एक m से आगे हो रहा है, तो इनको कंबाइन करके आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? सेम लॉजिक से आप इन दोनों इंटीग्रल्स को भी कंबाइन कर सकते हो। क्या बनेंगे कंबाइन करके? तो अगर माइनस को कॉमन निकाल देता हूं तो m से लेकर इंफिनिटी x माइनस m इनटू fx dx बनेगा। क्या चेक करो, इसका फायदा क्या है वो समझना है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम आप जिस रैंडम वेरिएबल्स में डील कर रहे होंगे उसमें x की लिमिट जा रही होगी 0 से इंफिनिटी, क्योंकि आप क्लेम अमाउंट की मॉडलिंग कर रहे होंगे और x की लिमिट अगर 0 से इंफिनिटी ही है तो उसके अकॉर्डिंग ये किसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? क्या ये फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन ऑफ x का है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से इंफिनिटी माइनस m से लेकर इंफिनिटी x माइनस m इनटू fx dx। कहने का मतलब है चाहे वर्जन 1 यूज करो चाहे वर्जन 2 यूज करो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ही इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस एक्सप्रेशन को समझते हैं जो लिखा है। दिस इज द पेमेंट जो कौन करेगा? ये मीन क्लेम अमाउंट है किसका? जो पेमेंट कौन कर रहा होगा? इंश्योरर। ये मीन अमाउंट है किसका? जो एक्चुअल क्लेम आया होगा। कह रहे हम एक्चुअल क्लेम में से कुछ पोर्शन पे नहीं करेंगे। इंश्योरर क्या बोल रहा है? ये एक्चुअल क्लेम है लेकिन इतना पोर्शन वो है जो मैं पे नहीं करूंगा। तो ये कौन पे करता होगा भाई? जाना तो है, ये कौन पे करता होगा? आप एक देखें भी तो डायरेक्टली ये e ऑफ z का फॉर्मूला बन के आ गया कि m से लेकर इंफिनिटी x माइनस m इनटू fx dx। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी अगर फॉर्मूला बनाते e ऑफ z का, अगर देखो यहां से मैं दोबारा z का इक्वेशन लिख दे रहा हूं भाई। फर्स्ट इंटरवल में जो एनीवेज वैल्यू 0 थी
सेकंड में वैल्यू x माइनस m थी। तो अब अगर आप e ऑफ z को एनीवे डायरेक्टली लिखते तो फर्स्ट पार्ट तो 0 था, आप x माइनस m को ही इंटीग्रेट करते fx से मल्टीप्लाई करके, कहां से कहां तक, m से लेकर ना। समझ में ये आता है, क्वेश्चन ey मांगे, क्वेश्चन ez मांगे, निकालना ez ही पड़ेगा कैलकुलेट करके, यस और नो? क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं? भाई e ऑफ x तो यूजुअली मिल जाएगा डायरेक्टली, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मुझे उसका मीन तो पता ही होगा कि नहीं पता होगा। इसके लिए तो मैं इंटीग्रल सॉल्व करूंगा e ऑफ x के लिए, तो एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो होगी e ऑफ z के लिए, कि ये इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे ey मांगे चाहे मेरे से ez मांगे। तो दो वर्जन ey निकालने के आपके सामने हैं, दोनों को आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इसे नोट करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सो पीडीएफ ऑफ y का रेंज क्या होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हालांकि क्वेश्चन आएगा आगे चलके, व्हाट इज द y की मैक्सिमम लिमिट? m रिटेंशन लिमिट होगा। टेंशन लिमिट होगा। y इक्वल है किसके? पहली बात तो मुझे y का नेचर समझना पड़ेगा, समझते हैं। x एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मैं मान रहा हूं x एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज? मिक्स्ड है। मिक्स्ड। हालांकि वो टॉपिक आया नहीं, मैंने इसको पढ़ा था, आपने उठा लिया, पहले पढ़ा दे रहा हूं। एक डेफिनेशन लिख लो आप मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल की। A mixed random variable, a mixed random variable is otherwise a continuous random variable. A mixed random variable is otherwise a continuous random variable, but it has probability mass. A mixed random variable is otherwise a continuous random variable, but it has probability mass at one or more points. It has probability mass at one or more points. तो पहली बात बेटा, y कैसा रैंडम वेरिएबल है? y मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, जो यहां तो कंटीन्यूअस है, यहां पर तो उसका बिहेवियर कंटीन्यूअस है, बट इट हैज प्रोबेबिलिटी मास एट m। इसका प्रोबेबिलिटी मास कहां पर है? m है। आपके वर्कबुक में क्वेश्चन है, आप अभी सॉल्व करा लेंगे, अपने क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए, जहां पर आपको y का पीडीएफ लिखने की कोशिश करनी है। अब आप सोचने की कोशिश करो कि y का पीडीएफ क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा y का पीडीएफ? बोलो। सौम्य ने आंसर डाउट शायद है ना? हाँ सर। अब बोलो y का पीडीएफ क्या होगा? सर रेंज y की होनी चाहिए। वो तो हो जाएगी। अब ऐसा होता है y का पीडीएफ क्या लिखा? ट्राई करो। f of x y is equal to x है, जब x is less than m, तो f of y is equal to ऐसा होता है। अगर x लेस देन m है तो y क्या होगा? y भी लेस देन m होगा। हाँ, y is equal to x है। x में और y में कोई डिफरेंस नहीं है जब तक x की वैल्यू m से कम है, करेक्ट? यस। तो जो y का पीडीएफ होगा दैट विल बी सेम एज x का ही पीडीएफ जब y m से कम है। y को यहां पे, लेकिन y को स्ट्रिक्टली m से छोटा रखना पड़ेगा, और x अगर लेस देन इक्वल टू m है, करेक्ट? कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन बाकी जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं चलेगी तो पॉइंट ही लिखा जाएगा। y का पीडीएफ विल बी सेम एज x का पीडीएफ जब तक y की वैल्यू m से कम होगी, अदरवाइज y की वैल्यू m होगी, और y की वैल्यू m होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मास होगा, वो फंक्शन नहीं होगा, वहां क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मास होगा, जो प्रोबेबिलिटी मास किसके इक्वल होगा? जो प्रोबेबिलिटी x के m से बड़े होने की होगी। चलता है? सर इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? तो आगे वाली क्लासेस के सारे क्वेश्चन भी पूछे थे मेरे से, मैं बता देता हूं, मुझे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो एक ही बात है, पढ़ाना तो आज भी बात भी है। अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, ये साइड नोट कर दे, समझो ना, नोट कर देता हूं, साफ साफ लिख पाएंगे।
ये सब कुछ है आगे, पता है। हालांकि रीइंश्योरेंस के अंदर नहीं पढ़ना था मुझे, ये आता था सेकंड या थर्ड चैप्टर में जाके वापस, जहां मैं मीन निकालना सिखाता था मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का। और अगर आपको e ऑफ y निकालना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू f by dy, लिमिट 0 से लेकर m प्लस में m मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल। अब ध्यान से तोड़ोगे ना अगर जाके से, तो ये वही वर्जन 1 आ गया। ध्यान से देखो, जो वर्जन 1 में मैंने मीन का फॉर्मूला लिखवाया वो यही तो लिखवाया हुआ है। वर्जन हाँ, 1 का फॉर्मूला लिखा आपने, तो आप रिजल्ट 0 से लेकर m तक इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू fx dx प्लस में m मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m, ये लिखा आपने। अब रिप्लेसमेंट करके Yes, sir. 0 से m के बीच में x में y में कोई फर्क ही नहीं है, यह है। नहीं सर, y is equal to x. जैसे ही x m से बड़ा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी y is equal to m के इक्वल आ जाती है। तो सेम ही चीज है बेटा, कैसे भी बताओ। मैं वही समझाना चाह रहा था थोड़ी देर पहले जो रघुवीर बोल रहा था। मैं कभी भी नया पीडीएफ बनाने थोड़ा जाता हूं मीन निकालने के लिए। आपको e ऑफ x स्क्वायर e ऑफ x क्यूब निकालना होता था, आप उनके पीडीएफ बनाते थे कि x के पीडीएफ से काम चला लेते थे। x के हर फंक्शन का मीन x के पीडीएफ से निकल सकता है, तो वही हमने किया। करने को ये आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप समझो कि अब आपको लग रहा है कि फायदा है इसको करने का। No, sir. एक्स का पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं उसको यूज करूंगा आंसर। अनटिल अनलेस एक क्वेश्चन मैं खुद कह रहा हूं वर्कबुक में है जहां पे वो स्पेसिफिकली y का पीडीएफ आपसे लिखवाता है। नॉट श्योर 13 14 कोई क्वेश्चन है, नंबर याद नहीं आ रहा है, पर शायद आपको डाउट में ना आए आपके। एनी डाउट? सर ये हमें कहीं पे यूज करते हैं वाई का पीडीएफ वगैरह? हाँ, अभी हालांकि नॉट डायरेक्टली रीइंश्योरेंस चैप्टर में, आगे चल के मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल की मॉडलिंग आती है एक चैप्टर में जाके, तो वहां मीन निकालना तो फिर यूज करना पड़ेगा। नो नो, मीन निकालने के लिए अदर देन दैट, जैसे अभी एक्स का यूज कर रहे थे। अभी तो एक्स के यूज में काम चल रहा है मेरा आसानी से, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे अगर मान लो सपोज ये तो बहुत सिंपल रिलेशन है ना कि एक्स का पीडीएफ पता है तो मैं कर पा रहा हूँ। देयर विल बी सिनेरियोज आगे चल के जब मैं मार्को में पढ़ाऊंगा इस जगह जहां पर आएगा जहां पे ये नंबर सारे तरीके से काम कर रहा है, वहां मजबूरी होगी कि मुझे पहले पीडीएफ बनाना पड़ेगा और फिर मीन निकालना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, आपने बोला था ना कि अभी हम नहीं निकालेंगे, हम एक्स के से ही कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। पता है, हाँ, और जरूरत भी नहीं यही है, बट आई डोंट नो एक्स का एग्जैक्टली पीडीएफ क्या बनता है, मुझे नहीं पता मान लो ये चीज, तब मैं थोड़ा फंस जाऊंगा। वो सिनेरियो थोड़ा अलग तरीके का है और वो जॉइंट पीडीएफ बनेगा जो थोड़ी देर में मैं चैप्टर में आऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही ऑब्वियसली। आज बचा हुआ हूं क्योंकि आज तो मॉडलिंग आसान है, वो पूछते चलेगा बताता चला गया, हालांकि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब आप एक काम करेंगे मेरे लिए, आप क्वेश्चन लिखेंगे, find the expectation of y when x follows Pareto 5,1000 distribution and retention limit m is equal to 120। जैसे मैंने इतना ही क्वेश्चन लिखवाया, बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखवाया है, पर क्या जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, पहला क्वेश्चन 10 में लिखवाया था पूरा, वो सारी चीजें मिल गई आपको यहाँ पे। क्या क्या दो चीजें पता होनी चाहिए आपको? PDF of x, एक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज, पीडीएफ पता तो कंप्लीट नॉलेज है। एंड सेकंड इज टाइप ऑफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट, वो क्या है यहाँ पे? अगर एम की वैल्यू दे रहा हूं तो क्या है? Excess of load. Excess of अब मैं जानबूझ के एक चीज और चाहता हूं, आप इन नंबर्स को प्लीज एक बार के लिए नोट करिएगा। अल्फा, लैम्डा और एन, हम इस टर्म्स में एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। आपको मैंने एक चीज बोली, ई वाई मांगे क्वेश्चन या ई जेड मांगे, आपको इंटीग्रल तो ई जेड का ही सॉल्व करना है, करेक्ट? तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं, आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर द नंबर्स, आप जो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे यहां पर वो अल्फा, लैम्डा और एन की टर्म्स में आंसर निकाल के दे दीजिए। व्हाट आई मीन टू से, आप पीडीएफ की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। आप इस इंटीग्रल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसिंग एनी वैल्यू। कुछ टाइम बचाना आपका आगे के लिए, इसलिए करा रहा हूं। अगेन इस इंटीग्रल को आसानी से वैसे ही सॉल्व किया जाएगा थोड़ी देर पहले किया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म को सेम बनाना है। क्या करा जाए उसके लिए? जो डेरिवेशन थोड़ी देर पहले कराई उसका पर्पस यहां लाके छोड़ना है कि ये चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए मेरी। तो क्या करा जाएगा इसके लिए? बताओ।
अरे क्या लॉजिक पढ़ा भी थोड़ी देर पहले? प्लस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा ऐड करो, लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो एंड ट्राई टू फॉलो द सेम स्टेप्स जो वहां पे करें और देखो कहां तक पहुंच पा रहे हो, देन आई विल शो द सॉल्यूशन। सर हाँ जी बेटा। सर फिर एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस में ऐसा बोले कैन द मैक्सिमम अमाउंट द बाय कैन पे, मतलब उसका ही मतलब रिटेंशन लिमिट होगा ना? करेक्ट, उसीलिए तो री इंश्योरेंस लिया है उसने। उसका पर्पस ही क्या था कि वो एक क्लेम पर इसके आगे पेमेंट नहीं कर सकता है अफोर्ड, वही उसका रिस्क है। वही रिस्क तो किसको ट्रांसफर किया है? री इंश्योरेंस। अगर वो एम के आगे पे कर सकता होता तो और आगे शिफ्ट करता अपने रिटेंशन लिमिट को। सर ये चैप्टर में लाइक हमें ऐसा समझ आ सकता है क्या, लाइक कोटा शेयर भी है और एक्सेस ऑफ लॉस भी? देखो मैं आपको क्या सिखाऊंगा पूरे चैप्टर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं, पर आपको समझना है ये जो वाई के एक्सप्रेशन में बना रहा हूं ना, अगर आप मैथमेटिक्स समझ गए कि क्लेम डिवीजन कैसे हो रहा है तो आप वाई का मैथमेटिकल फंक्शन लिख पाओगे, और एक बार वाई का मैथमेटिकल फंक्शन लिख पाए तो मीन तो निकाल नहीं पाओगे। भाई ऐसा बोल सकता है कि जो क्लेम मान लो 1000 से कम है वहां पे हमारा कोटा शेयर लगा हुआ है, जो 1000 के ऊपर है उसमें हमने एक्सेस ऑफ लॉस लगा दिया, कर सकता है। मैथमेटिक्स तो भी बनती है ना बेटा। मान लो एक क्वेश्चन बना दिया उसने, समझना ध्यान से कि जो क्लेम 1000 या 1000 से कम है वहां वो पूरा क्लेम पे कर देगा। जो क्लेम 1000 से लेकर सपोज 5000 के बीच में है वहां पर वो पे करता है 60% ऑफ टैक्स, और जो क्लेम रिटेंशन लिमिट के ऊपर 5000 के ऊपर चले जाते हैं वहां पे वो पे कर देता है कितना, 5000। बन गया। अब अगर ऐसे एक्सप्रेशन में मैं आपको ई ऑफ आई निकालने को बोलूं, नहीं निकाल पाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, सोचो क्या बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑफ आई निकालना है तो इंटीग्रेशन x into fx dx कहां से कहां तक, 0 से 1000। इंटीग्रेशन ऑफ 0.6x into fx dx कहां से कहां तक, 1000 to 5000। और 5000 मल्टीप्लाइड बाय आपको रट्टा तो मारवाना ही नहीं ना बेटा। आपको अगर ये फंक्शन लिखना आता है तो इससे ये बनाना कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैम्डा ऐड के लैम्डा सब्ट्रैक्ट के ये आ गया, या फिर अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, ब्रेक करूंगा अलग अलग इंटीग्रल्स में फिर से वैसे, तो लैम्डा प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस अल्फा
माइनस लैम्डा प्लस m इंटू लैम्डा प्लस x रेज टू द पावर माइनस अल्फा माइनस 1 dx m से लेकर इन्फिनिटी। फर्स्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा? अगेन हम अल्फा को 1 से बड़ा ही मान के चल रहे हैं, तब क्वेश्चन में आपको 5 ऐसे दे ही रखा है भी, तो देगा भी तभी जब पॉसिबल है। अब क्या लिखोगे? लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा माइनस लैम्डा प्लस m इनटू लैम्डा प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा बाय माइनस अल्फा, लिमिट m से लेकर इंफिनिटी। चलता भाई, एक्सप्रेशन एडजस्ट कर दिया बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था। अपर लिमिट जैसे ही इंफिनिटी पुट करोगे दोनों टर्म 0 बन जाएंगी। लोअर लिमिट m पुट करता हूं तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1 प्लस में लैम्डा प्लस m डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा। माइनस साइन को भी अंदर एडजस्ट कर दो ले जाके, तो अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में अल्फा लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1। बिल्कुल सेम लाइंस पे चल रहा है, जानबूझ के पहले वो करा दिया ताकि आपको ज्यादा मैथमेटिक्स ना लगे यहाँ पे। दोनों में से लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1 को कॉमन निकाल लोगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1 इनटू दिस बिकम्स अल्फा लैम्डा टू द पावर अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1 इनटू में 1 अपॉन में अल्फा अल्फा माइनस 1। क्या आ गया फाइनल आंसर बोलो? E of z becomes lambda to the power alpha divided by alpha minus 1 and lambda plus m raised to the power alpha minus 1। चलता है देखो, चलता है अभी। मैं इसको बोल देता हूं मास्टर फॉर्मूला। अब पर्पस क्या है वो समझ लेना चाहिए। आप री इंश्योरेंस का जब असाइनमेंट सॉल्व करेंगे अपनी वर्कबुक में, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस हैव परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, परेटो के क्वेश्चन है। अब बार बार बैठ के इतना इंटीग्रल सॉल्व तो करूंगा नहीं, एग्जाम में तो मजबूरी है, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप असाइनमेंट प्रैक्टिस करते वक्त आप ईजेड के डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन परेटो का है तो। एग्जाम में मुझे ऑब्वियसली दिखानी है कैलकुलेशन, अगर मैं यूके एग्जाम दे रहा हूँ, इंडिया में एमसीक्यू चले, पर अगर मैं यूके एग्जाम दे रहा हूँ मुझे कैलकुलेशन दिखानी है। आई हैव शोन डिटेल्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑब्वियसली इतने नहीं दिखाने, आप इससे बहुत कम में काम चला सकते हैं, 4-5 स्टेप्स पे भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, मैंने जानबूझ के एक स्टेप दिखाया है। बट व्हाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट आप ईजेड का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, टाइम बचाना है, क्योंकि हम बार बार एक एक इसको कर रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा होगा। और अगर ये ईजेड का मास्टर फॉर्मूला ये आ गया, ई वाई का भी बन जाएगा क्या परेटो के लिए? ई वाई का एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था? ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ जेड बोल देता हूं। परेटो में ई ऑफ एक्स क्या है? अगर एक्स परेटो फॉलो कर रहा है तो क्या निकाला था? ई ऑफ एक्स लैम्डा अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस लैम्डा टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 लैम्डा प्लस m रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस 1। तो परेटो के जितने क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आएंगे
आप EY EZ का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू शो द स्टेप्स कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। एनी डाउट? हाँ जी, सर लाइक अभी जो यूके का तो ऑफलाइन हो गया एग्जाम, तो यूके के एग्जाम में भी इतना लाइक पूछेंगे पूरा इंटीग्रेशन? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो बहुत सारे स्टेप्स दिखा दिए हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ भी जाता है, आप 4 से 5 स्टेप में भी काम चलाओगे, चल जाएगा। बेसिक स्टेप तो दिखाओगे ना, एक से कैसे दूसरा है, आप प्रेजेंट करो तो वैसे ही करोगे। मैंने तो अधिक 7-8 स्टेप्स कर दिए यहाँ पे आते आते। यू कैन सेव द नंबर ऑफ स्टेप्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आपके क्वेश्चन में अल्फा क्या था? 5, लैम्डा क्या था? 1000, और n कितना है? 1. तो नंबर्स की फॉर्म में आंसर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलता है क्या? सर ये चैप्टर में असेसमेंट बिटवीन 2 इंश्योरेंस प्लान नहीं होता, लाइक कंपैरिजन? कंपैरिजन करने के लिए खाली क्लेम डिवीजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, प्रीमियम डिवीजन भी पता होना चाहिए आपको। ये जब मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इतना प्रीमियम देके इतने क्लेम में सपोर्ट मिल रहा है, री इंश्योरेंस से इतना प्रीमियम देके इतने क्लेम में सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। बट द लिमिटेशन इज प्रीमियम कैलकुलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर सेम प्रीमियम देते हैं तब मैं रिस्क एक ना प्रॉपर रिस्क एडजस्टमेंट फैक्टर निकालता रही थ्योरी में, देन यू कंपेयर टू टाइप ऑफ री इंश्योरेंसेस। अभी नहीं कर सकते हो, वो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी। ओके सर, लाइक सीएम में हम प्रीमियम का निकालते थे। आप ये देखो ना, सीधा ये नहीं बोल सकते कि यहाँ ज्यादा क्लेम पे कर रहा है, पर वो ज्यादा क्लेम के लिए कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। जब तक ये नहीं बताऊंगा, हाउ विल यू कंपेयर? यस सर। तो सीएमआर में प्रीमियम कैलकुलेशन है, वो प्रीमियम कैलकुलेशन यहाँ काम नहीं आएगी बेटा, क्योंकि वो हमने लास्ट क्लास में जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के चीजें समझी, तो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन में कैश फ्लोज अलग तरीके से काम करते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दोस बैक टू योर करंट सिनेरियो, तब आप प्रीमियम पे पहुंच पाते हो। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में वैसा काम नहीं होता है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं, एक बार इसे नोट कर लो, या आप आंसर निकाल लोगे अल्फा लैम्डा पुट करके, इतना उम्मीद कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है डालेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डेरिवेशन तो कवर नहीं करूंगा इसकी, पर मैं आपको एक कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा दूंगा। अच्छा, नॉर्मल के बारे में हम सब जानते हैं, लॉग नॉर्मल और नॉर्मल में फर्क याद है? कुछ सीरियस बच्चे की बोल चुके हैं, नोटेशन तो ऑलमोस्ट सर नॉर्मल हाँ बोलो। रेंज में फर्क था सर, दोनों की रेंज में फर्क था, एक फर्क और था, याद करो। नॉर्मल सिमेट्रिकल है, लेकिन लॉग नॉर्मल क्या है? पॉजिटिव। नॉर्मल सिमेट्रिकल है, लॉग नॉर्मल क्या है? पॉजिटिव स्क्यूड है। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कशन करा कि व्हाई डू वी डील विद पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस मेजॉरिटी? यस, याद सबको? यस सर। तो हम इसीलिए लॉग नॉर्मल को भी यहां पे पढ़ रहे हैं। पीडीएफ लिख दे रहा हूं, which is 1 upon में sigma root 2 pi into 1 by x into e raised to the power minus half log x minus mu by sigma का whole square। And unlike normal distribution, जैसे अभी रोहित ने बोला, इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर इंफिनिटी। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं जाएगा, ये 0 से इंफिनिटी जाएगा। लॉग नॉर्मल का मीन क्या होता है? याद है कि भूल चुके हैं? e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। लॉग नॉर्मल का वेरिएंस क्या होता है? e टू द पावर 2 म्यू प्लस में सिग्मा स्क्वायर इनटू e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1। या इसको भी हम ऐसे याद रखते थे, जैसे परेटो का मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि मीन का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1। और एक चीज आप जब सीएस पर वाली लिख रहा हूं जो आपने पहले पढ़ी है, एक चीज आप और पढ़ते थे कि कोई भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप। करेक्ट? कि कोई x अगर फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल, तो लॉग ऑफ x क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे लाते थे? कि नॉर्मल के मीन से माइनस करा, स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करा, देन दैट विल बिकम स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो वो चीजें आपको पता है, ये वो भी वही लिखी है जो पता है। जो नया बनाना है वो क्या है, थोड़ी देर में बता रहा हूं, इसे नोट कर लो।
अगर आपको याद हो CS1 में लॉग नॉर्मल का खाली आपको प्रोबेबिलिटी निकालना ही कवर होता था, और वो प्रोबेबिलिटी में इस कन्वर्जन के थ्रू आसानी से निकाल देता था कि लॉग नॉर्मल को मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल में डायरेक्टली कन्वर्ट करके एंड टेबल यूज करके अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता था, है ना। अभी जो मैं रिजल्ट कवर करने जा रहा हूं वो क्या है बताता हूं। एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है कि लॉग नॉर्मल में अगर उस इंटीग्रल को सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। इंटीग्रल का फॉर्म ये है कि L से लेकर U तक, कोई लोअर लिमिट L है, कोई अपर लिमिट U है, कि L से लेकर U तक अगर आपको x टू दी पावर k इंटू fx dx को इंटीग्रेट करना हो, और fx से मेरा मतलब यहाँ पे लॉग नॉर्मल का ही पीडीएफ है, कोई और पीडीएफ नहीं, कि x टू दी पावर k को मल्टीप्लाई करा लॉग नॉर्मल के पीडीएफ से, लिमिट है L से लेकर U तक, करें इस इंटीग्रल को डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हो e टू दी पावर k म्यू मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज कैपिटल फाई, बेटा मैं बताता हूं कैपिटल फाई u के माइनस कैपिटल फाई ऑफ l के, ये तो इंटीग्रल का फॉर्म है, जहां पर l k से हमारा मीनिंग है लॉग ऑफ लोअर लिमिट माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस k सिग्मा, और u k से मेरा मतलब है लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस k सिग्मा, एंड कैपिटल फाई का वो याद दिलाता हूं बेटा, स्मॉल फाई को ऐसा लिखते हैं, कैपिटल फाई को ऐसा लिखते हैं, ऊपर नीचे बार लगा रखते हैं। सो स्मॉल फाई इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, एंड दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो बेसिकली हमें टेबल से ही वैल्यूज मिलती है, बट टेबल में जो आप वैल्यूज देखते हो सीडीएफ के तो देखते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल के। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा मुझे कैपिटल फाई ऑफ 0.05 चाहिए, दैट इज सेम एज कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0.05, और ये प्रोबेबिलिटी टेबल से निकालना जानते हो क्या? याद है टेबल का कौन सा पेज? पेज 161 पे स्टैंडर्ड नॉर्मल की वैल्यू दिखा भी दूंगा मैं अभी आपको, आप डायरेक्टली टेबल से वैल्यूज निकाल सकते हो। इसको नोट करो, एक अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको मैं करता हूं आपकी क्लास से। मेन टाइम सॉरी मैं पीडीएफ ओपन करता हूं। और ये फॉर्मूला आपको टेबल के पेज नंबर 18 पे दे रखा है, जो मैंने पूरा लिखवाया है फॉर्मूला, ये पूरी चीज है, एक्सप्रेशन एलके का फॉर्म यूके का फॉर्म, ये सब कुछ आपको टेबल में दे रखा है, तो ऐसा फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। मुझे आंसर देना कुछ चीजों का। स्टैंडर्ड नॉर्मल का कर्व बनाता हूं, आपको याद रख दीजिए, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का कर्व है, मिड पॉइंट क्या होता है? 0 होता है ना? 0। तो मुझे बताना व्हाट इज कैपिटल फाई ऑफ 0? 0.5. तो कैपिटल फाई 0 का मतलब है 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0 व्हिच इज 0.5, करेक्ट। व्हाट इज कैपिटल फाई ऑफ इंफिनिटी? 1। इंफिनिटी थोड़ा सारा ही एरिया में, और किसी भी फंक्शन का सीडीएफ, किसी भी सीडीएफ की इंफिनिटी पे वैल्यू निकालूं, सॉरी वो क्या निकल के आती है एनीवेज? व्हाट इज कैपिटल फाई ऑफ माइनस इंफिनिटी? 0. ये 3 नंबर तो आपको याद होने ही चाहिए, बाकी आपको टेबल में मिल जाएंगे, टेबल में या फिर आर यूज करके भी निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है ना। याद है आर, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0.0001 निकालनी हो, आर में क्या कमांड लिखूंगा? P norm 0. 0.0। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पी नॉर्म क्या करता है? Probability of x is less than 0.1 बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए निकालता है कि नॉर्मल के लिए निकालता है? Standard normal। स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए निकालता है, मुझे म्यू और सिग्मा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम टेबल से भी लिखना सीख लेंगे ऑब्वियसली, पर हम पता नहीं चलेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? कैसा भी
इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन सॉरी जो डेरिवेशन है वो भी सिलेबस में है, वैसे मैं कराऊंगा वो भी अभी आगे वाली क्लास में। आज मैं खाली यूजेस सिखा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अब ट्राई करना अप्लाई करने का इस रिजल्ट को। मान लो x जो है वो फॉलो करता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद से पैरामीटर 8, 0.81, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मुझे सॉल्व करके देना है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू fx dx विद लिमिट 1000 से लेकर 7000। ट्राई टू अप्लाई द रिजल्ट जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो मुझे बताइए अपने रिजल्ट को देख के l की जगह आपके पास क्या है? 1000, u की जगह आपके पास क्या है? 7000, 7000। k की जगह आपके पास क्या है? 2, म्यू की जगह आपके पास क्या है? म्यू की जगह 8 है सर। सब घबराना नहीं, सुनना। लॉग नॉर्मल में म्यू और सिग्मा स्क्वायर मीन और वेरिएंस होते हैं क्या? नहीं। No, sir. दोज आर नॉर्मल पैरामीटर। तो मेरा पहला पैरामीटर म्यू है व्हिच इज मेरे क्वेश्चन में क्या 8, और सेकंड पैरामीटर मेरा क्या है? सिग्मा स्क्वायर है व्हिच इज 0.81 या फिर सिग्मा आ गया 0.9, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आंसर देखूं तो क्या बनेगा? e टू द पावर k म्यू यानी 2 म्यू प्लस में हाफ ऑफ 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर इनटू कैपिटल पाई ऑफ u2 माइनस कैपिटल पाई ऑफ l2, करेक्ट। u2 क्या होगा? व्हाट इज u2? Log v minus लॉग ऑफ u माइनस में म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस k सिग्मा। ये वैल्यू बताने को कितनी आ रही है? एंड फॉर द टाइमिंग आप प्लीज 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर लेना, है ना। आज हमारे पास है नहीं यूज करने को, तो हम 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर लेते हैं। और सिमिलरली कोई L2 भी निकाल देना साथ साथ। L2 क्या होगा? लॉग ऑफ 1000 माइनस में 8 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 2 इनटू 0.9। प्लीज ये दोनों वैल्यूज बताना मुझे। सर u2 is minus 0.85 एंड L2 L2 is sir minus 3.01 0 1 L2 हमेशा U2 से छोटा ही आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म लेके आएगा। चलो अब मुझे इसके साथ चाहिए फिर कैपिटल पाई ऑफ माइनस 0.85। चलो एक प्रॉपर्टी और याद करनी पड़ेगी आपको, याद है जितना एरिया Z का माइनस a से छोटा होता था क्या उतना ही एरिया Z के लिए प्लस a से बड़ा होता था? स्टैंडर्ड नॉर्मल की प्रॉपर्टी। Yes, sir. या फिर आप बोले दिस इज 1 माइनस z ऑफ लेस देन a, करेक्ट। तो कैन आई से कि कैपिटल पाई ऑफ माइनस a इज नथिंग बट 1 माइनस कैपिटल पाई ऑफ a। अगर फाई के टर्म में ही लिखना है तो कैसे बोल सकता हूं? तो अगर मुझे कैपिटल पाई ऑफ माइनस 0.85 चाहिए तो क्या मैं इसे 1 माइनस कैपिटल पाई ऑफ 0.85 बोल सकता हूं? अब ध्यान से एक बात टेबल में लिखेंगे। एक्चुअली कैपिटल पाई हो सकता है हम पहली बार पढ़ रहे हो, पर टेबल हमेशा से x और पाई x ही लिखता हुआ चल रही है। हमने CS1 में ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम देखें अगर x की वैल्यू 0.85 है तो पाई x की वैल्यू क्या है? 0.80234। निकाल देना है वैल्यू क्या है। सिमिलरली अगर मुझे कैपिटल पाई ऑफ माइनस 3.01 चाहिए तो दैट इज 1 माइनस कैपिटल पाई ऑफ 3.01, और x को अगर 3.01 रखते हैं, मेरा आंसर आ रहा है 0.99869। ये बताना कितनी बन रही है वैल्यू दोनों? सर पहली वाली 0.19766 19766, करेक्ट। ये 0.00131
दोनों को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ और म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, मुझे फाइनल आंसर निकाल के तो क्या है यहाँ पे सारा। सर 88165770.3 दोबारा बोलना समय 881657 570.34. 34.34 चलेगा। रिजल्ट अप्लाई करना आ गया आपको लॉग नॉर्मल का, कि लॉग नॉर्मल में अगर एक स्पेशल फॉर्म में इंटीग्रल बनता है तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। किसी को कोई डाउट? एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रहा हूं, जब कल तक करके रखिए। ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है, दो तरह के रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट है, ट्रीटी 1 और ट्रीटी 2। ट्रीटी 1 में प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस है विद अल्फा इज इक्वल टू 0.8 और ट्रीटी 2 में एक्सेस ऑफ लॉस रीइंश्योरेंस है विद m इज इक्वल टू 25,000। आपका काम बहुत सिंपल है, दोनों के लिए EY और EZ कैलकुलेट करके रखना है। कर पाओगे आसानी से? हो जाएगा भाई, ज्यादा बड़ा काम करना है। बेसिकली गोल ये है कि आपको लॉग नॉर्मल का सारा रिवीजन आप घर पे कर लो और रिजल्ट एक बार अप्लाई कर लो, कल फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे।